बैकग्राउंड चैनल। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर फ्रॉम कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स बुक ऑफ क्लास 12th। ठीक है। इस चैप्टर में हम बेसिकली करने वाले हैं कि कैसे जो यूएसए था एक तरीके से सुपर पावर निकल के आया हुआ था, है ना, हमारे पूरे वर्ल्ड पे क्या कर रहा था, एज एन हेजेमनी काम कर रहा था, पूरा प्रभुत्व जमा रखा था, राज कर रहा था एक तरीके से। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि वही एक सुपर पावर बची हुई थी, है ना। तो उसके अलावा भी हम देखेंगे कि कैसे और भी ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर निकल कर आए थे। कुछ उसमें ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में हम बात करेंगे इस चैप्टर में, और कुछ हम कंट्रीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन की, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे यूरोपियन यूनियन के बारे में, उसके बाद हम पढ़ेंगे आसियान के बारे में, और फिर हम पढ़ेंगे ब्रिक्स के बारे में। ठीक है, और उसके बाद हम कंट्रीज से शुरुआत करेंगे। ओके, अगर मैं सबसे पहले यूरोपियन यूनियन की बात करूँ, तो जो यूरोपियन यूनियन है, जिसको हम यूरोपीय संघ भी बोलते हैं, ये संगठन कैसे निकल कर आया। ठीक है, तो सबसे पहले आपको समझने वाली चीज़ ये है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई थी, ठीक है, दूसरा विश्व युद्ध जब हमारा खत्म हुआ था, तो उसके बाद बहुत सारी डिस्ट्रक्शन हुई थी और बहुत सारी कंट्रीज को क्या करना पड़ा था, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। ठीक है, उसमें से सबसे ज़्यादा जो डिस्ट्रक्शन, या फिर हम कह सकते हैं सबसे ज़्यादा जो सफ़र किन कंट्रीज़ ने करा था, वो थी यूरोप की कंट्रीज़। ठीक है, तो यूरोप की कंट्रीज़ को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक बहुत ही हेल्प की ज़रूरत थी। ठीक है, उनको उनकी सिचुएशन बहुत ही ख़राब हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो अपनी जो सिचुएशन है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में क्या हुआ, जो अमेरिका था, ठीक है, अमेरिका ने क्या सोचा कि हम एक तरीके से हेल्प करते हैं किनकी, यूरोपियन कंट्रीज़ की। तो अमेरिका ने एक हाथ बढ़ाया उनकी तरफ हेल्प का, ठीक है, मदद के लिए, और फाइनेंशियल हेल्प करी यूरोप की कंट्रीज़ की, ताकि उनकी जो इकोनॉमी है, उनकी जो अर्थव्यवस्था है, वो अच्छी हो सके। ठीक है, और ये किसके अंडर करी, मार्शल प्लान के अंडर। ठीक है, तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं, मार्शल प्लान बोलते हैं। तो ये जो वीडियो है, ये बोथ सीयूईटी एंड बोर्ड्स के बच्चों के लिए, दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एंड सीयूईटी में इफ़ दे आस्क कि मार्शल प्लान क्या होता है, या फिर उसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछे, तो मार्शल प्लान इज़ बेसिकली कि जो अमेरिका था उसने हेल्प करा था यूरोप की कंट्रीज़ को, ठीक है, फाइनेंशियली, पैसों वैसों से रिलेटेड, ताकि उनकी जो इकोनॉमी है वो अच्छी हो सके। उसी को मार्शल प्लान बोलते हैं। अब जो यूएस है, उसने ऐसे ही वो बड़ी दया में इनकी हेल्प नहीं करी थी, उसको भी कुछ ना कुछ मिलता है तभी वो करता है कोई ना कोई चीज़, है ना। तो अमेरिका ने इनकी हेल्प इसलिए करी थी ताकि, क्योंकि उस टाइम पे क्या कर रहे थे, ये यूएस वाले और यूएसएसआर वाले क्या कर रहे थे, अपना गैंग और अलायंस टाइप बना रहे थे, है ना। तो इसलिए हेल्प करी ताकि जो यूरोप की कंट्रीज है, ये किस में आके मिल जाए, यूएस में आके मिल जाए, और उसकी एक तरीके से ग्रुप में शामिल हो जाए। और उसके ग्रुप का नाम क्या था, उसके मिलिट्री अलायंस का नाम नाटो। तो जो यूएस था, उसने क्या करा, साथ ही साथ नाटो को भी क्रिएट करा। ठीक है, इसी के चक्कर में। तो नाटो क्या था, यूएस ऑल्सो क्रिएटेड अ न्यू कलेक्टिव सिक्योरिटी स्ट्रक्चर, जिसका नाम क्या है, नाटो। ठीक है, सिक्योरिटी स्ट्रक्चर है, मिलिट्री अलायंस जिसको हम बोलते हैं। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं कि मार्शल प्लान के अंडर किस तरीके से ये जो ईयू था, यानी कि यूरोपीय संघ था, वो कैसे फॉर्म हुआ। ठीक है, यूरोपियन यूनियन। तो सबसे पहले अंडर द मार्शल प्लान के अंडर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कॉपरेशन बनी। ठीक है, क्या बनी, OEEC। ठीक है, याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कॉपरेशन। ठीक है, ओ से ऑर्गेनाइजेशन, ई से यूरोपियन, ई से इकोनॉमिक, और सी से ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी, कॉपरेशन। ठीक है, कब बनी थी ये, 1948 में बनी थी। ठीक है, रिमेंबर, याद रखना है इसको आपको सारी चीज़ें। और क्यों बनी थी, ताकि जो यूरोप की कंट्रीज़ हैं, जितनी वेस्ट यूरोपियन स्टेट्स हैं, उनको मदद मिल सके। ठीक है, उनको हेल्प करने के लिए बनाई गई थी OEEC। मेनली यहाँ पे क्या है, इकोनॉमी। तो हम सबसे पहले याद कर सकते हैं, सबसे पहले इकोनॉमी पे ध्यान दिया गया। ठीक है, उसके बाद ये जो फॉरम थी, ये पूरी की पूरी इट बिकेम फॉरम बन गई। ठीक है, वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स की। ठीक है, और इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, कॉपरेट करना। ठीक है, किस पे, ट्रेड पे, यानी कि व्यापार और जितने भी इकोनॉमिक इश्यूज होते हैं, उस पे सारी यूरोप की कंट्रीज ने मिलकर एक तरीके से हम कह सकते हैं कॉपरेशन शुरू कर दिया, मिलजुल के बात करनी शुरू कर दी। ठीक है, व्यापार के लिए सबसे पहली चीज़ ये हुई थी। उसके बाद क्या बनाया गया, काउंसिल ऑफ यूरोप बनाया गया। जैसे हमारे इंडिया का है ना, लोकसभा राज्यसभा, उस तरीके से ही अब हमने क्या करा, इकोनॉमी के बाद हम आ गए पॉलिटिक्स पे। ठीक है, थोड़ा हमने पॉलिटिक्स पे भी ध्यान दिया वहाँ पे यूरोप की। तो काउंसिल ऑफ यूरोप बनाया गया कब, 1949 में। ये सारी डेट्स याद रखनी है आपको। 1948 में बना OEEC, उसके बाद 1945 में बनी हमारी COE के नाम से याद रख सकते हो। ठीक है, काउंसिल ऑफ यूरोप। ओके, इसके बाद ये जो प्रोसेस था, ये पूरा का पूरा इकोनॉमिक कोऑपरेशन का और पॉलिटिक्स में जो ये ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, ये बड़े ही लाइन वाइज, स्टेप बाय स्टेप हुआ, स्टेप बाय स्टेप करा गया था ये सारी चीज़ें। ठीक है, यानी कि एक सीढ़ी चढ़ी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। ठीक है, सबसे पहले हमने OEEC बनाया 1948 में, उसके बाद 1945 में बनी काउंसिल ऑफ यूरोप,
उसके बाद 1957 में इन्होंने क्या बनाया, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बना दी, EEC करके आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी कब बनाई, 1957 में। तो हमने अभी देखा सबसे पहले इन्होंने इकोनॉमी पे ध्यान दिया था, उसके बाद इन्होंने फिर पॉलिटिक्स पे ध्यान दिया था, अभी वापस से किस पे आ गए, इकोनॉमी पे आ गए। तो EPE ऐसे करके इनका चल रहा है, ठीक है। उसके बाद दिस प्रोसेस एक्वायर्ड पॉलिटिकल, उसके बाद इसमें एक पॉलिटिकल डायमेंशन मिल गई जब इन्होंने क्या करा, यूरोप की पार्लियामेंट बना दी, वापस से पार्लियामेंट बनी। इसका मतलब ये फिर से कहाँ पे आ गए, हम पॉलिटिक्स पे आ गए। और यूरोपियन पार्लियामेंट का इसमें आपकी NCERT में डेट नहीं दे रखी है, सो अच्छी बात है कि हमें डेट एक और याद नहीं करनी पड़ेगी। उसके बाद आता है द कोलैप्स ऑफ सोवियत ब्लॉक, जब जैसे ही 1991 में जो सोवियत जिसे हम कहते हैं USSR जब खत्म हो गया था, है ना, तो उसके बाद एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो यूरोप का प्रोसेस चल रहा था पूरा का पूरा लाइन वाइज, इसने एक रफ्तार पकड़ ली, ठीक है। 20 की स्पीड पे चल रहा था, फुल 90 की स्पीड पे भागना शुरू कर दिया इसने एक तरीके से, है ना। और 1992 में फिर इन्होंने क्या बना के रख दी, यूरोपियन यूनियन बन गया, ठीक है। सो आपको यूरोपियन यूनियन का तो डेट एकदम अच्छे से याद रखनी है कि 1990, और इसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि 1991 में क्या हुआ था, USSR खत्म हुआ था, तो उसके अगले ही साल क्या बन गया था, यूरोपियन यूनियन बन गया था, ठीक है, यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ था, ये क्यों बनाया गया था, ताकि जितने भी यूरोप की कंट्रीज हैं, जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ के, उनको क्या हो सके, उन सब में एक ही तरीके की फॉरेन पॉलिसी हो और एक ही तरीके की सिक्योरिटी पॉलिसी हो, ठीक है, ताकि सारे के सारी जो कंट्रीज हैं मिलजुल कर आराम से रह सके और सबका एक साथ डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। जैसे कि और कौन कौन सी चीज़ें थी, होम अफेयर्स जितने भी होते हैं, ठीक है, उनको सुलझाना, और सब पूरे के पूरे EU में, ठीक है, पूरे के पूरे यूरोपियन यूनियन में क्या एक ही करेंसी चलती थी, ठीक है। जैसे हमारे देश में क्या चलता है, रुपया चलता है, सॉरी रुपीस चलते हैं, ठीक है, और जो अमेरिका है वहाँ पे डॉलर चलते हैं, वैसे ही EU में पूरी की पूरी EU में, ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज आती है यूरोपियन यूनियन में, तो सभी में क्या चलता है, एक ही करेंसी चलती है, और उस करेंसी का नाम क्या है, यूरो, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या शुरू कर दिया था, एक तरीके से एज अ नेशन स्टेट, ठीक है अलग अलग कंट्रीज हैं, छोटी छोटी अलग अलग कंट्रीज हैं पूरे यूरोप में, ठीक है, लेकिन ये कैसे काम कर रही है, जैसे ये पूरा एक ही देश होता है ना, क्योंकि यूरोपियन यूनियन ये जो संघ बना था, इसमें सारी कंट्रीज मिलजुल के काम करती थी, सारा का सारा, ठीक है, एक ही करेंसी है, एक ही इनकी मार्केट भी एक ही होती थी, ठीक है, जहाँ पर सारा सामान वामान देना लेना। अब ये मार्केट आप वो नहीं समझ, मतलब ये नहीं समझना कि यहाँ पे सब्जी मंडी है या फिर एक बाजार बना दिया, ठीक है, वो चीज़ नहीं, मार्केट जैसे डिजिटली भी बहुत सारी चीज़ें होती है ना, तो पूरा सब भी पूरे यूरोपियन यूनियन में एक ही मार्केट थी, एक ही करेंसी चलती थी, सबके होम अफेयर सेम थे, फॉरेन पॉलिसी सेम थी, सारी चीज़ें सेम है, ठीक है। उसके बाद ये देखो, यहाँ पर इनका खुद का यूरोपियन यूनियन का खुद का फ्लैग होता था, ठीक है, जैसे हमारा झंडा है ना, वैसे ही यूरोपियन यूनियन, ये तो एक संघ है ना, लेकिन कंट्री थोड़ी है, तो इस पूरे संघ का एक खुद का झंडा भी है, अपनी खुद की एंथम भी है, जैसे हमारी है ना जनगण मन, वैसे ही उनकी अपनी खुद की इन्होंने एंथम भी बना ली थी। और इसको कब खोजा गया था, 9 मई को, और हमने अभी साल पढ़ा था 9 मई 1992 में इसकी फाउंडेशन डेट हो गई, है ना, क्योंकि सारी कंट्रीज मिल गई इसके साथ। उसके बाद 2003 में, ये भी इंपॉर्टेंट है, 2003 में इन्होंने सोचा कि चलो भाई हम अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन भी बना लेते हैं, एक कॉमन, ठीक है, पूरी की पूरी जितनी भी यूरोप की कंट्रीज हैं सब में एक ही तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन चलाएंगे, है ना, एक ही संविधान होगा। लेकिन ये जो इनकी बेचारों की कोशिश थी ये नाकाम हुई, सफल नहीं हुई, ठीक है, मतलब इन्होंने कोशिश करनी चाहिए बट हुआ नहीं 2003 में, ठीक है। सो ये सारी की सारी हमने बात करी यूरोपियन यूनियन की कि किस तरीके से ये बना था लाइन वाइज, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या क्या चीज़ें सेम होती थी और किस तरीके से काम करता था। ओके, अब हम देखते हैं इसके फ्लैग के बारे में। देखो जो यूरोपियन यूनियन का फ्लैग है वो किस तरीके से है, उसमें 12 बीच में एक स्टार्स दे रखे हैं, ठीक है, यहाँ पे तो मैं कलरफुल बना नहीं पाई, बट ये जो स्टार्स है इनका कलर गोल्डन है, ठीक है, आपके NCERT में जब आप देखोगे तो इन ये जो स्टार्स हैं इनका कलर क्या है, गोल्डन। ओके, सो ये जो स्टार है क्या दर्शाते हैं, मतलब जो यूरोपियन यूनियन का जो फ्लैग है ये आपको दर्शाता है कि ये सारे के सारे 12 स्टार्स मिलके, जो 12 गोल्डन स्टार्स है, एक 12 क्यों लिया गया, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो 12 मतलब हम जैसे घड़ी में देखते हैं, घड़ी में भी 12 नंबर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद साल में कितने महीने होते हैं, 12 होते हैं। तो 12 जो होता है वो कंप्लीटनेस को दर्शाता है कि पूर्णता है इनमें, ठीक है, कंप्लीट है ये सारी की सारी कंट्रीज एक साथ, ठीक है, इनके बीच में यूनिटी है, ठीक है, साथ में और क्या चीज़ दर्शाता है, यूनिटी, एकता है इन सब की, जितनी भी कंट्रीज हैं इन सब में, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले इसके फ्लैग के बारे में तो आपको यही सब चीज़ें लिखनी है कि इसमें जो 12 गोल्डन स्टार्स हैं ब्लू के ऊपर दिए गए हैं, ठीक है, ये यूनिटी को शो करते हैं वहाँ की, और एकता को, मतलब जिसे बोलते हैं उसको शो करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि EU की कितनी इकोनॉमिक पावर है, ठीक है, जब भी मैं EU बोलूँ मतलब यूरोपियन यूनियन की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। सो EU की कितनी इकोनॉमिक पावर है, अर्थव्यवस्था कितनी अच्छी है, ठीक है, या फिर कैसी है।
ओके, सो यूरोपीय संघ की जो अर्थव्यवस्था है वो क्या है, पूरी दुनिया में सेकंड नंबर पे आती है, सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी है पूरी दुनिया में ईयू की, ठीक है। और कितनी जीडीपी के साथ, 17 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी, ठीक है। अगर हम 2016 के कंपेयर में बात करें, अगर अभी आप लेटेस्ट न्यूज कुछ देखोगे तो फिर अब तक तो बदल गई होगी, ठीक है। सो अगर मैं एनसीईआरटी से देखूं, जब क्योंकि मेरे पास जो सी है उसमें से अगर हम बताएं तो 17 ट्रिलियन डॉलर तक की इसकी वो थी जीडीपी 2016 के हिसाब से, ठीक है। और पहले नंबर पे अगर हम बात करें तो हर चीज़ में अभी भी यूएस से ही है, ठीक है। इसलिए ये कौन सी है, सेकंड है। फर्स्ट नंबर पे यूएस ही आता है, उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट है किसकी, ईयू की। उसके बाद इसकी जो करेंसी है यूरो, वो एक तरीके से थ्रेट है, ठीक है, एक तरीके से टक्कर देता है पूरा का पूरा यूएस के डॉलर को, क्योंकि यूएस का डॉलर क्या है, हर चीज़ में हम यूएस के डॉलर का ही यूज़ करते हैं। जैसे कि हमें अगर अपनी करेंसी की वैल्यू पता करनी है तो भी हम डॉलर का यूज़ करते हैं कि डॉलर की कितनी है, तो उसी हिसाब से हमारी कंट्री की भी वैल्यू होगी, है ना। तो अधिकतर कंट्रीज यूएस डॉलर का यूज़ करती हैं, बट अब जो है क्या हो गया है, यूरो भी एक तरीके से यूएस के डॉलर को टक्कर देता है, बहुत तगड़ी वाली, ठीक है। उसके बाद अगर हम ईयू के वर्ल्ड ट्रेड में शेयर की बात करें, मतलब ये कितना विश्व में व्यापार करते हैं, तो ये यहाँ तक कि यूएस से भी ज़्यादा है, ठीक है। यूएस का जितना होता है उससे भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड की अगर हम बात करें इसके। और अलाउइंग इट टू बी मोर असर्टिव, और ये बहुत ज़्यादा ट्रेड डिस्प्यूट में भी है यूएस और चाइना के साथ, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसकी इकोनॉमिक पावर में देखें तो इसकी जो इकोनॉमिक पावर है ये इसको एक तरीके से मौका देती है अपनी आसपास की कंट्रीज, जो अपने आसपास के पड़ोसी देश है ना, उनके साथ भी एक तरीके से इन्फ्लुएंस रखने की, ठीक है। एशिया अफ्रीका में होता है ना, जो ज़्यादा पावरफुल होता है तो वो अपने आसपास थोड़ा दबदबा बना के रखता है ना, तो उस तरीके से ही, क्योंकि ये पावरफुल कंट्री है, ठीक है, सॉरी पावरफुल एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसलिए इसकी जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं जितनी भी आती हैं जैसे कि एशिया में, अफ्रीका में, तो उन पर भी अपना इन्फ्लुएंस बना के रखता है, ठीक है, यूरोपियन यूनियन। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्लॉक भी है किसमें, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है ना, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस में भी ये बहुत ही अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा करता है इनमें, ठीक है, ट्रेड में। ओके, सो ये हमने बात करी इकोनॉमिक पावर की, किसकी, ईयू की, ठीक है। अब हम करेंगे पॉलिटिकल पावर कैसी है उसकी। ओके, सो पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें तो जो ईयू है, ठीक है, यूरोपियन यूनियन का जो एक मेंबर है फ्रांस, उसके पास यहाँ तक कि परमानेंट सीट भी है किसके अंदर, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। ये वाला पूरा चैप्टर अभी हम करेंगे यूनाइटेड नेशंस का, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए यूनाइटेड नेशन एक पूरे के पूरे वर्ल्ड में हम कह सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है, ताकि किसी भी देश के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट्स होते हैं, कोई लड़ाइयाँ होती है, तो उसको सुलझाने के लिए भी काम आती है यूएन, ठीक है। तो यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें 5 ही परमानेंट मेंबर्स हैं सिर्फ, ठीक है। उन 5 में से एक कौन है, फ्रांस, और फ्रांस किसका मेंबर है, ईयू का भी मेंबर है। और एक और जो कंट्री है ब्रिटेन, वो भी पहले ईयू में आती थी, ठीक है, लेकिन अब ये एग्जिट हो गई है यहाँ से, इसने अपने आप को बाहर कर दिया ईयू से। ओके, इसके बाद यहाँ तक कि जो ईयू के जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, ठीक है, जैसे कि जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, ठीक है, उसमें 5 तो परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स भी हैं, ठीक है। तो नॉन परमानेंट मेंबर्स में से भी ईयू के बहुत सारी कंट्रीज आती हैं, ठीक है, यूएनएससी में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो ईयू है वो इतनी, मतलब एक तो इसकी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक तो उसके पास परमानेंट सीट भी है, ठीक है। परमानेंट सीट बहुत ही इंपॉर्टेंट सीट होती है, ठीक है, जो किसी भी अगर आप कोई भी फैसला ले रहे हो, डिसीजन ले रहे हो, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस में, तो वीटो पावर होती है हमारे पास, ठीक है, परमानेंट मेंबर्स के पास, तो बहुत ही अच्छी पावर है। उसके बाद नॉन परमानेंट मेंबर्स भी हैं, तो इसकी वजह से जो ईयू है उसका बहुत सारी जो यूएस की पॉलिसीज़ होती हैं उस पर निगरानी रहती है, ठीक है। और यूएस की पोजीशन पे भी ये बहुत, हम कह सकते हैं, मुद्दों पे सवाल भी खड़े कर देता है, ठीक है। जैसे कि यूएन ने जब ईरान में न्यूक्लियर प्रोग्राम करा था, है ना, जब ईरान पे उसने वो फेंक दिया था, बम वाला सिस्टम करना चाहा था, तो उसमें भी बहुत ही बढ़ चढ़कर यूरोपियन यूनियन ने बात करी थी, ठीक है। उसके बाद अपनी जो डिप्लोमेसी है, ठीक है, और इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट करता है, ये नेगोशिएशन, इन सब चीज़ों की वजह से भी ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वो है, ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और ये डायलॉग में भी है बहुत सारा चाइना के साथ ऑन ह्यूमन राइट्स के ऊपर और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के ऊपर, मतलब कि बहुत ऐसे मुद्दे हैं जिस पर ईयू बढ़ चढ़कर भाग लेता है और बढ़ चढ़कर अपने राय देता है, ठीक है, अपनी ओपिनियन शेयर करता है, ठीक है, ऑन द वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, जो क्या है यूएन, ठीक है। तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों पे, बहुत सारे मुद्दों पर भी अपनी राय वाय देता है। तो ये हो गई हमारी पॉलिटिक्स की बात। इसमें आपको मेनली याद रखना है कि जो फ्रांस है वो जो यूरोपियन यूनियन का मेंबर है उसके पास परमानेंट सीट है यूएनएससी में, ठीक है, जिसकी वजह से इनका इन्फ्लुएंस रहता है पूरी की पूरी वर्ल्ड में, ठीक है। और दूसरा
एक हमने अभी पढ़ा कि जो ब्रिटेन है ना, वो पहले था यूरोपियन यूनियन में, बट अब वो निकल चुका है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा ऐसा मेंबर है यूरोपियन यूनियन का जो अब उसका मेंबर नहीं है, ठीक है। तो आप उसमें क्या लिखोगे, ब्रिटेन, ठीक है, सिंपल। तो अब हम बात करेंगे मिलिट्री पावर की, ठीक है। हमने इकोनॉमी देख ली यहाँ की, हमने इसकी पॉलिटिक्स देख ली, अब हम करेंगे मिलिट्री पावर। अगर हम मिलिट्री की बात करें यूरोपियन यूनियन की, तो मिलिट्री की मतलब अगर हम मिलिट्री को देखें तो जो ईयू की, मतलब जितनी भी ईयू में देश आते हैं, ठीक है, जितने भी यूरोपियन यूनियन में देश आते हैं, उन सब की अगर हम मिलिट्री को मिला दें तो सेकंड लार्जेस्ट मिलिट्री है पूरे के पूरे वर्ल्ड में ईयू की, ठीक है। फर्स्ट पे कौन आता है, यूएसए आता है, ठीक है, और सेकंड पे किसकी है, ईयू की है। उसके बाद इसकी जो टोटल स्पेंडिंग है, यानी कितना एक देश कितना खर्चा करता है मिलिट्री पर, तो वो कितना है, सेकंड लार्जेस्ट है, ठीक है, यूएस के बाद। सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें कि कौन सबसे ज़्यादा खर्चा करता है डिफेंस पे या फिर आर्मी पे, तो वो है यूएस। उसके सेकंड नंबर पे कौन आता है, ईयू, ठीक है, यूरोपियन यूनियन। उसके बाद जो यूरोपियन यूनियन का जो मेंबर है फ्रांस, फिर से फ्रांस आ गया, ठीक है। फ्रांस के पास क्या है, न्यूक्लियर आर्सेनल्स भी है, यानी कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स और जो भी हथियार होते हैं वो भी हैं, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली कितनी है, 550 न्यूक्लियर वॉर हेड्स हैं, ठीक है, 550 न्यूक्लियर बॉम्ब्स कम नहीं होती, ठीक है। तो ये भी है। उसके बाद इट ऑल्सो हैज़ द वर्ल्ड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, और सबसे वर्ल्ड का सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है किसका, स्पेस और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो ये हो गई हमारी मिलिट्री की बात, पॉलिटिक्स की बात और इकोनॉमी की बात, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको ये सारी की सारी चीज़ें। फ्रांस का ज़्यादा इसमें रोल बताया हुआ है बहुत बार, ठीक है। अब देखो, एक सोचने वाली बात है। अब पहली चीज़ तो आपको ये जो पूरा पूरा चैप्टर है, अगर आपको ये बोरिंग लग रहा हो या कुछ भी ऐसा लग रहा हो कि यार क्या है ये, तो आप इसको इंटरेस्टिंग वे में सुनो, ठीक है। मतलब कि आपको ये नहीं सोचना कि बहुत हाय क्या पढ़ रहे हैं हम, ये वो, ठीक है। तो जस्ट सुनते रहो, एज अ कहानी, एज अ इन्फॉर्मेशन लेते रहो, ठीक है। अब अगर आप सोच रहे हो कि जो ईयू है, यूरोपियन यूनियन की, इतनी ज़्यादा पावरफुल होने के बावजूद हर चीज़ में सेकंड नंबर पे आ रहे हैं, ठीक है, मिलिट्री इतनी अच्छी है, पॉलिटिक्स इतनी अच्छी है, और क्या बोलते हैं, इकोनॉमी इतनी अच्छी है, तो फिर भी ये अभी तक एज अ सुप्रा नेशनल पावर की तरह, यानी कि सबसे ज़्यादा आगे क्यों नहीं बढ़ पाया। तो इसके पीछे कुछ ऐसे रीजंस है, क्योंकि जो यूरोपियन यूनियन है उसमें से बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो यूरोपियन यूनियन की कभी कभी किसी किसी मुद्दों पर बातें नहीं भी मानती हैं, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जैसे कि इनकी अगर हम एक करेंसी की बात करें कि हम पूरे के पूरे यूरोप में एक ही करेंसी चलाएंगे, तो उसमें भी बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो नहीं मानती, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल कुछ अगर हम मैटर्स की बात करें जो हमारे आ भी सकते हैं, सबसे पहला अगर हम मुद्दा देखें तो ये जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे, टोनी ब्लेयर, ठीक है, इन्होंने क्या करा, ब्रिटेन किसका मेंबर था, यूरोपियन यूनियन का मेंबर था, ठीक है, अब तो नहीं है बट पहले था, है ना। तो ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे टोनी ब्लेयर, उन्होंने अमेरिका की जो पॉलिसी थी, कौन सी वाली, कि इराक पे हमला करना है हमें, ठीक है, और जब उन्होंने मांगा था कि कोalition ऑफ विलिंग, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हैं हम ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो उसमें क्या करा, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने साथ दे दिया, ठीक है, जबकि ये क्या है, ईयू का मेंबर। और वहीं पर ईयू के जो दूसरे कंट्रीज थे, जैसे कि जर्मनी और फ्रांस, ये मना कर रहे थे, ये नहीं अपोज कर रहे थे अमेरिका वालों को, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि यूरोपियन यूनियन के ही आपस की ही कंट्री किसी एक मुद्दे पे हाँ बोलती है और किसी एक मुद्दे पे ना बोल रही है, ठीक है। उसके बाद इनकी पूरी के पूरे जो यूरोप में बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिसमें क्या है, यूरोस्केप्टिज्म है। यूरोस्केप्टिज्म यानी कि इनको ये है कि कहीं ये यूरोपियन संघ जो है पूरा बन रखा है ऑर्गेनाइजेशन, ये कहीं हमारी कंट्रीज पर ही राज ही ना जमाना शुरू कर, जैसे इंडिया में हुआ था ना, कॉलोनिज्म आ गया था और ब्रिटिशर्स ने हमारे पर राज करना शुरू कर दिया था। आए तो ट्रेड के चक्कर में थे और फिर हम पे ही आके बस गए, ठीक है। तो इनको भी यही मतलब अंदर इनके भरा हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, ठीक है। उसके बाद ब्रिटेन के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, कौन, मार्गरेट थैचर, इन्होंने क्या करा, अपने यूके को, ब्रिटेन तभी आई थिंक इसलिए अलग हो गया था क्योंकि बहुत सारे मुद्दों पर यूरोपियन यूनियन का साथ नहीं देता था, ठीक है। तो इनके जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे मार्गरेट थैचर, इन्होंने यूके को, जो ब्रिटेन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, उसको क्या करा, यूरोप की जो सिंगल मार्केट है, हमने पढ़ा था ना कि पूरे यूरोपियन यूनियन में सिंगल एक ही मार्केट चलती है, तो उससे अपनी कंट्री को अलग रखा, ठीक है। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो बहुत बार आया भी हुआ है, डेनमार्क और स्वीडन, ये जो दो कंट्रीज हैं, इन्होंने क्या करा था, maastricht ट्रीटी को मना करा था। maastricht ट्रीटी एक ट्रीटी होती है, ठीक है, इसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं बिकॉज हमारी बुक में नहीं दे रखा, तो जस्ट आपको रिमाइंड रखना है, क्योंकि आपके जब एमसीक्यूज आएंगे तो आप खुद ही देख के आपको पता लग जाएगा कि इन्होंने maastricht ट्रीटी लिखा है। तो maastricht ट्रीटी से किसका वो था, डेनमार्क और स्वीडन, ठीक है। तो डेनमार्क और स्वीडन ने मना करा था कि हमें maastricht ट्रीटी को हम अडॉप्ट नहीं करने वाले, ठीक है।
और maastricht ट्रीटी किसके लिए थी? यूरोपियन करेंसी के लिए, कि पूरे के पूरे यूरोप में एक ही करेंसी चलेगी, जो कौन है? यूरो। ठीक है, तो उसको मना कर दिया था डेनमार्क और स्वीडन ने। या फिर आपसे ऐसे घुमा के पूछ लें, maastricht ट्रीटी ना लिखें और पूछें कि ऐसी कौन सी 2 कंट्रीज थी जिन्होंने यूरोपियन करेंसी, कॉमन यूरोपियन करेंसी को अडॉप्ट करने से मना कर दिया था, तो वो कौन सी थी? डेनमार्क और स्वीडन। उसके बाद ये सारे के सारे रीजंस जो हैं, इसी वजह से जो यूरोपीय संघ है, ठीक है, जो यूरोपियन यूनियन है, वो बहुत सारे मैटर्स पर बात नहीं कर पाता, ठीक है, और एज अ सुप्रा नेशनल पावर भी एक्ट नहीं कर पाता, ठीक है, बेचारा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट आसियान की, ठीक है, एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन। ये हमने पूरी बात करी है यूरोपीय संघ की, आई होप आपको ये पूरा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। देखो आसियान क्या है? आसियान है ए से एसोसिएशन, एस से साउथ, ई से ईस्ट, ए से एसोसिएशन और एन से नेशन, ठीक है। सो जो आसियान है वो है एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है। मतलब कि जो एशिया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एशिया है, इसके नॉर्थ साउथ वाला जो पार्ट है, ठीक है, साउथ में भी कौन सा? ईस्ट वाला। तो इधर वाला जो पूरा का पूरा हिस्सा है, इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसका नाम क्या रखा गया? आसियान। अब आसियान की अगर हम बात करें तो जितनी भी ये कंट्रीज थी, ठीक है, इन्होंने क्या फेस करा है अपने टाइम पे? कॉलोनिज्म, ठीक है, यानी कि कोई दूसरी कंट्रीज़ का अपने देश में राज, जैसे कि इंडिया में था ना, ब्रिटिशर्स ने राज करा था, उसी तरीके से यहाँ की बहुत सारी ऐसी कंट्री है साउथ ईस्ट एशिया की, जिन्होंने कॉलोनिज्म फेस करा है, ठीक है। और कौन सी कंट्रीज से? एक तो यूरोपियन और दूसरी जापानीज, ठीक है, कि मतलब इन कंट्रीज़ के लोगों ने इन पर राज करा हुआ है, ठीक है, एक टाइम पे। तो इसकी वजह से जो पूरे के पूरे आसियान है, मतलब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये बनाई गई ताकि एक तरीके से सारी की सारी साउथ ईस्ट की कंट्रीज कॉपरेशन कर सके, ठीक है, आपस में मिलजुल के अच्छे से पॉलिसीज़ बना सके और एक दूसरे की हेल्प कर सकें, ठीक है। जैसे होता है ना पड़ोसी देश, तो मिलके एक हम बना लेते, कम्युनिटी बना लेते, ताकि हमारी सोसाइटी पे कोई आँख उठा के ना देखे, उस तरीके वाला। तो इसलिए इन्होंने क्या करा, सब छोटी छोटी जितनी भी कंट्रीज थी, इन्होंने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली, आसियान, ओके। अब ये लोग किन मुद्दों पे बात करते हैं? एक तो ये नेशन बिल्डिंग पे बात करते हैं कि हमारी कंट्री जो है, हम किस पे बात करेंगे कि कंट्री हमारी जितनी भी पूरा साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, ठीक है, वो मिलजुल कर रहें और पूरा एकजुट होकर रहें, ठीक है। उसके बाद ये किस पे बात करते हैं? पॉवर्टी को हटाने पे, ठीक है। इनका मेन कंसर्न है कि हमारे देश से जो निर्धनता है, जो गरीबी है, वो निकल जाए, ठीक है। उसके बाद जो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है, यानी कि क्योंकि दूसरी कंट्रीज़ ने आकर राज करा है, जैसे कि हमारी कंट्री में जब छोड़ के गए थे ब्रिटिशर्स, तो हमारी कंट्री की हालत बहुत ख़राब थी उस टाइम पे, क्योंकि सब लूट के ले गए थे ये, है ना, एक तरीके से। तो हम क्या कर रहे थे? रिवाइव करने की कोशिश कर रहे थे फिर से, जैसे पबजी में आपने सुना होगा ना, रिवाइव करना, तो मतलब वापस से उसको ज़िंदा करना, ठीक है। तो हम उस चीज़ पे कोशिश कर रहे थे। वैसे ये कंट्रीज़ का भी यही हाल था, ठीक है, उस टाइम पे जब इनकी कंट्रीज़ को आज़ादी मिली। तो ये एक तो पॉवर्टी की सबसे बड़ी सिचुएशन आ गई, लाइक आवर इंडिया, ठीक है, और दूसरी किसकी आ गई? इकोनॉमी की, कि इकोनॉमी भी बहुत पिछड़ी रह गई थी। और एक और दिक्कत क्या थी कि इस चीज़ का डर सता रहा था कि हमें यूएस के साथ कहीं हमें यूएसए का मेंबर ना बनना पड़ जाए, या फिर यूएसएसआर का मेंबर ना बनना पड़ जाए। किस टाइम पे? शीत युद्ध के टाइम पे हो रहा था ना, कि ये लोग अपना ग्रुपिज्म बना रहे हैं, यूएस वाले अपने गैंग बनाने में लगे हुए हैं और यूएसएसआर वाले अपनी गैंग बनाने में लगे हुए हैं। तो ये जो कंट्रीज थी, इनको ये भी डर था साथ साथ कि क्या कहीं हम यूएस से या फिर यूएसएसआर के साथ मिलना ना पड़ जाए हमें, ठीक है। जिसमें हमने एक नया रास्ता निकाला था, कौन सा? नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट शुरू कर दिया था, ठीक है, इंडिया ने, जिसमें 5 कंट्रीज़ ने मिलकर क्या करा था? कॉन्फ्रेंस रखी थी ताकि हम उनके साथ ना मिलें, ओके। अब जो आसियान था उसके लिए एक तो ये जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट थी वो, और साथ ही साथ जो ब्रांडिंग कॉन्फ्रेंस थी, ठीक है, कि ये कोई कॉन्फ्रेंस है बट इसके बारे में डिटेल में हमें नहीं दे रखा, ठीक है, एनसीईआरटी में। सो जो ब्रांडिंग कॉन्फ्रेंस थी और जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट थे, ये दोनों ही फेल हो गई इस्टेब्लिश करने में इफेक्टिव कन्विक्शन फॉर इनफॉर्मल कूप के लिए, ठीक है, आसियान के लिए। मतलब ये कोई अच्छा कुछ हुआ नहीं, ठीक है, मतलब वो मिले नहीं, ना वो नॉन अलाइनमेंट में भी जाके मिले, ना वो यूएसए में जाके मिले, ना वो यूएसआर में जाके मिले। और इसलिए इन्होंने क्या बना लिया? अपना खुद की ऑर्गेनाइजेशन बना ली, जिसका नाम इन्होंने क्या रखा? आसियान, ठीक है। सो आसियान एक अलग ही पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, जो ना ही नॉन अलाइनमेंट में आता है, ना ही ब्रांडिंग कॉन्फ्रेंस में आता है, और ना ही यूएसए, ना ही यूएसआर में आता है, ओके। अब वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसके बारे में, जो फैक्ट्स हैं जो आते हैं, ठीक है, पेपर में। सबसे पहली चीज़, ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, यानी इसको कब बनाया गया था? 1967 में ये बना था, और 5 कंट्रीज़ ने मिलकर इसको बनाया था, ठीक है। कौन कौन सी? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड, ठीक है। इसको याद करने की एक ट्रिक है, IMPST याद कर लो, ठीक है, IMPST।
सो आई से इंडोनेशिया, एम से मलेशिया, पी से फिलीपींस एंड एस से सिंगापुर, टी से थाईलैंड, ठीक है। इन 5 फाउंडिंग मेंबर्स ने मिलकर कौन सी डिक्लेरेशन साइन करी? बैंकॉक डिक्लेरेशन, और उसके बाद आसियान को बनाया 1967 में, ठीक है। लाइन से याद करो। अब एक बार फिर से रिमाइंड करते हैं हम कि यूरोपियन यूनियन कब बनी थी? 1992 में, और आसियान कब बनी है? 1967 में, यानी कि ये उससे पहले की बनी हुई है। अगर बाई चांस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी आ गया कि कौन सी चीज पहले बनी, लाइन से लगाओ, तो उसमें भी आपको हेल्प होगी, इसलिए डेट याद रखनी है आपको हर किसी चीज की, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स पे, ओके। अब देखो, जो आसियान थे इसके जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो क्या थे? सबसे पहली चीज आपको ये चीज रिमाइंड करनी है, याद रखनी है कि जो शुरुआत में जब आसियान को बनाया गया था तो इसका कोई भी ये ऑब्जेक्टिव नहीं था कि हमें दूसरी कंट्रीज के साथ मतलब उनसे टक्कर करनी है या ऐसा कुछ। इनका सिंपल सा ऑब्जेक्टिव था, इनका सिंपल सा ये एम था कि हम क्या करेंगे, अपने रीजन जो पूरा का पूरा साउथ ईस्ट एशिया मतलब जो रीजन है उसमें हमें क्या करना है, सोशल प्रोग्रेस करनी है। मतलब अपनी ये जो साइड है, पूरा का पूरा ये जो रीजन है, इसको एक सोशल प्रोग्रेस करनी है यहाँ पे, ठीक है। हमारा पूरा का पूरा जो समाज है, ठीक है, जो सोसाइटी है उसमें इंप्रूवमेंट लानी है, और साथ ही साथ कल्चरल डेवलपमेंट करनी है। तो दो चीज़ें क्या हुई, एक तो सामाजिक मतलब जो भी चीज़ें हैं उनको सही करना, और संस्कृति के लिए, ठीक है। तो इसके लिए इसको बनाया गया था आसियान को। तो इसका पहला शुरुआत में यही ऑब्जेक्टिव थे, सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट। अगर आपसे ऑप्शंस में भी ऐसे करके पूछ लें कि आसियान का शुरुआत में क्या ऑब्जेक्टिव था, ठीक है, क्या उसका एम था, और वो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं किसी भी तरीके से, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि शुरुआत में इनका सिर्फ और सिर्फ इतना ही एम था कि हम सोशल प्रोग्रेस करेंगे और कल्चरल डेवलपमेंट करेंगे अपने रीजन में, ठीक है। दूसरा इनका जो ऑब्जेक्टिव था वो था रीजनल पीस, कि हम अपनी जो पूरा एरिया है उसमें शांति बनाए रखें, ठीक है। और जो रूल ऑफ लॉ है, ठीक है, कि कौन से, किसके, यूएन चार्टर के, यूएन जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो पूरा चार्टर है, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस का, उसके हिसाब से हम अपना काम करते रहें, ठीक है, और शांति बनाए रखें। तो ये इनका क्या था, मेन जो ऑब्जेक्टिव थे वो थे शुरुआत के टाइम पे आसियान की, ओके। अब देखो उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे करके कुछ सालों के मतलब कुछ सालों में के बाद 5 और कंट्रीज इसके साथ मिल गई, ठीक है। पहले 5 कंट्रीज ने मिलकर इसको बनाया था IMPST, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड, ठीक है। एक गाने की तरह याद हो जाएगा, ठीक है, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। तो आप 5 बार बोलोगे अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। तो 5 कंट्रीज ने मिलकर इसको बनाया था, फाउंडिंग मेंबर्स थी। उसके बाद कुछ सालों बाद इसमें 5 कंट्रीज और मिल गई, ठीक है। एक थी ब्रूने दारुसलाम, ठीक है, वो दारू वाला ही दारुसलाम, ठीक है, और वियतनाम, लाओ पीडीआर, उसके बाद म्यांमार एंड कैम्बोडिया, ठीक है। आपकी अपनी प्रोनाउंसिएशन है, जैसे आपको याद हो रहा है करो, ज़रूरी नहीं है कि ब्रिटिश लैंग्वेज में बोलना है, म्यांमार, ब्रूनेई दारुसलाम ऐसे करके बोलने की जरूरत नहीं है, अपने जिस तरीके से याद हो रही है वैसे करो, ठीक है। तो 5 कंट्रीज ने मिलकर इसको बनाया, और बाद में फिर से 5 कंट्रीज और जुड़ गई इसके साथ। तो अभी इनमें टोटल कितनी कंट्रीज हो गई, 10 कंट्रीज हो गई, है ना। अब देखो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज आती है, आसियान वे, ठीक है। आसियान का अपना खुद का एक वे है, और इसको पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द आसियान वे, ठीक है, एमसीक्यूज में पूछते हैं। तो आसियान वे का मतलब क्या है, ये एक ऐसी एसोसिएशन है, ये एक ऐसा हम कह सकते हैं संगठन है जिसमें क्या है, इनफॉर्मल और नॉन कॉन्फ्रेंटेशनल और कोऑपरेटिव एक तरीके से इंटरेक्शन है। यानी कि जैसे हम दोस्तों से मिलते हैं ना, मीटिंग सीटिंग्स करते हैं, हम उसमें एकदम पूरा प्रॉपर पत्र वत्र तो नहीं भेजते ना उनको कि हमें मिलना है, या फिर हम बहुत इनफॉर्मल तरीके से उनसे मिलते हैं, ठीक है, हाय हेलो। तो उस तरीके की इनफॉर्मल इंटरेक्शन है इनके साथ। टाइम टाइम पर ये लोग जितने भी मेंबर्स हैं आसियान के वो मिलते हैं, ठीक है, बातचीत करते हैं और कॉपरेशन दिखाते हैं, एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं, ठीक है। तो इसी को ही आसियान वे बोला जाता है, ठीक है। और ये एक दूसरे की नेशनल सॉवरेनिटी पे भी ध्यान देते हैं। नेशनल सॉवरेनिटी मतलब कि मतलब दूसरे की जो कंट्री है उनकी रिस्पेक्ट करना, ठीक है। आप एक दूसरे की कंट्री में इंटरफेयर नहीं कर रहे हो, ठीक है, किसी भी चीज़ को लेकर, और उन सारी की सारी कंट्रीज जो है उनके अंदर एक अपनी मतलब सुप्रीम है, ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि कोई और कंट्री हमारे ऊपर राजवाज करी है, ठीक है। तो इस तरीके की नेशनल सोवर्निटी पर भी ये लोग आपस में एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। और आसियान की जितनी भी कंट्रीज हैं ये मिलकर क्या करती हैं, सेलिब्रेट करती हैं आसियान वे को, ठीक है। तो आसियान वे आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको जस्ट ये कुछ अगर वर्ड्स मिल जाएं, की पॉइंट्स जिसे हम बोलते हैं, वो अगर आपको मिल जाएं कि की वर्ड सॉरी कि इनफॉर्मल, नॉन कॉन्फ्रेंटेशनल एंड कोऑपरेटिव, ठीक है। और हिंदी में भी आई थिंक हिंदी इंग्लिश में आएगा तो आप कर सकते हो, ठीक है। इंग्लिश में वैसे ज़्यादा इजीली दे रखा है। उसके बाद हम बात करते हैं ब्रॉडकास्ट ऑब्जेक्टिव पे, ठीक है। सो 2003 में आसियान ने अब क्या शुरू कर दिया है, एक जो ईयू का जो पाथ है, ईयू का क्या पाथ है, एक रास्ता है कि वो इकोनॉमिक उसमें चल रही है, ठीक है।
यानी कि वो टक्कर पे, मतलब यूएस की टक्कर पे आने की कोशिश करे। तो लेकिन आसियान का तो ये कोई मोटिव था ही नहीं शुरुआत से ही। लेकिन 2003 से इन्होंने भी उस कदम पर चलना शुरू कर दिया, क्योंकि अब ये एक अच्छी खासी ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है, ठीक है, संगठन बन चुका है, पावरफुल है ये। तो इसलिए इन्होंने भी 2003 से, पूछा जा सकता है, तो 2003 से इन्होंने भी ईयू का जो पाथ है, ईयू का जो रास्ता है उनका, यूरोपीय संघ का, उस पर चलना शुरू कर दिया, ठीक है। और इसकी वजह से इन्होंने क्या करा था, 3 पिलर्स बनाए, ठीक है। कौन कौन से पिलर? सिक्योरिटी कम्युनिटी, इकोनॉमिक कम्युनिटी और सोशियो कल्चरल कम्युनिटी, ठीक है। तो ये 3 कम्युनिटी बनाई इसी के चक्कर में, ठीक है। ये 3 पिलर्स हैं आसियान के, ओके। अब देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें सिक्योरिटी कम्युनिटी की, तो सिक्योरिटी कम्युनिटी में क्या है, आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी वॉज बेस्ड ऑन द कन्विक्शन डेट आउटस्टैंडिंग टेरिटोरियल डिस्प्यूट शुड नॉट एक्सलरेट इनटू आर्म्ड कन्फ्रंटेशन, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जो सिक्योरिटी कम्युनिटी है उसका काम क्या है आसियान में, कि कोई भी ऐसा अगर लड़ाई वड़ाई झगड़ा होता है, ठीक है, आपस में इन कंट्रीज़ में आसियान की, ठीक है, यानी कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में अगर कोई भी लड़ाई झगड़ा या कुछ भी होता है तो उसको हम क्या करेंगे, बातचीत से सुलझा लेंगे, कोई भी लड़ाई के अंदर नहीं घुसेगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो सिक्योरिटी कम्युनिटी का काम ये है, ठीक है। उसके बाद 2003 बाय 2003 जो आसियान है उसने बहुत सारे एग्रीमेंट्स करे हैं बहुत सारे स्टेट्स के साथ, किस चीज़ को लेकर, पीस को लेकर, ठीक है, कि हमें शांति बनाए रखनी है, न्यूट्रलिटी रखनी है, सबके पास इक्वल जितने भी बेनिफिट्स हैं वो बांटे जाएंगे, ठीक है। एक दूसरे के में इंटरफेरेंस नहीं करना है किसी भी कंट्री में, ठीक है, कोऑपरेट करना है, मतलब कि एक दूसरे के साथ सहमति बना के रखनी है, कोऑपरेशन रखना है, ठीक है। उसके बाद नेशनल डिफरेंसेस, की एक दूसरे की कंट्री की रिस्पेक्ट करनी है और एक दूसरे की कंट्री के जो सोवरेन राइट्स हैं, ठीक है, जो भी अधिकार हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है। मेनली ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो सिक्योरिटी कम्युनिटी ध्यान में रखती है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट आता है ARF। ARF मतलब कि आसियान रीजनल फोरम। ये कब बनी थी? 1994 में बनी थी, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ लिया जाता है ARF कब बनी थी? 1994 में, ठीक है। इसको आप याद कर सकते हो कि 1992 में यूरोपियन यूनियन बना था, उसके 2 साल बाद ARF बनी थी आसियान की, ठीक है, यानी कि आसियान रीजनल फोरम, ठीक है। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती है, किस चीज़ पे काम करती है? कोऑर्डिनेशन ऑफ सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी पे, ठीक है। एक तो फॉरेन पॉलिसी पे काम करती है, दूसरा सिक्योरिटी पे काम करती है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखने, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं इकोनॉमिक कम्युनिटी पे, ओके। तो जो आसियान है वो पहले भी और अब भी क्या है, एक इकोनॉमिक एसोसिएशन ही है। ये भी एक तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। तो जो आसियान है वो पहले भी एक इकोनॉमिक एसोसिएशन थी और अब भी एक इकोनॉमिक एसोसिएशन ही है, ठीक है। सो इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाई गई, ठीक है। वाइल आसियान रीजन एज अ होल इज अ मच स्मॉलर इकोनॉमी। अब अगर आप देखोगे आराम से, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि जो आसियान है वो बाकी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के कंपैरिजन में बहुत ही छोटी इकोनॉमी है इसकी, ठीक है। मतलब कि अगर आप यूएस से कंपेयर करोगे या ईयू से, यूरोपियन यूनियन से, या फिर जापान से अगर आप कंपेयर करोगे इसकी अर्थव्यवस्था को, तो बहुत ही छोटी अर्थव्यवस्था है, लेकिन ये बहुत ही स्पीड के साथ ग्रो कर रही है, यानी कि बहुत ही फास्टर रेट पर ग्रो कर रही है। जैसे होता है ना कि इसने फुल 60 की स्पीड पकड़ी हुई है, ठीक है, बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रही है। तो इसलिए एक तरीके से ये थ्रेट बना हुआ है, यानी कि दूसरे को टक्कर देने की उसमें आ रखी है, ठीक है। उसके बाद जो इकोनॉमिक कम्युनिटी है उसका क्या ऑब्जेक्टिव है? तो जो ऑब्जेक्टिव है आसियान की इकोनॉमिक कम्युनिटी का इज़ टू क्रिएट कॉमन मार्केट, ठीक है। पूरे के पूरे जो आसियान, जैसे कि यूरोपियन यूनियन ने अपना एक कॉमन मार्केट बनाया हुआ है ना, कि एक ही मार्केट चलेगा पूरे के पूरे यूरोपियन यूनियन में, पूरे यूरोपीय संघ में, वैसे ही आसियान में भी एक कॉमन मार्केट बनाने की जो ऑब्जेक्टिव है वो है, ठीक है। और मतलब जिसमें सारी की सारी जो भी चीज़ें हैं बनने वाली वो एक ही मार्केट में बनेंगी, ठीक है, विद आसियान स्टेट्स, जितने भी आसियान स्टेट है, और एक दूसरे को इकोनॉमिकली और सोशल डेवलपमेंट में हेल्प करना, ठीक है। अगर किसी कंट्री, कोई भी कंट्री अगर कुछ फेस कर रही है प्रॉब्लम, तो उनको हेल्प करना, ठीक है, इकोनॉमिकली भी और सोशली भी, ठीक है। इसके बाद जो यूरोपियन जो इकोनॉमिक कम्युनिटी है वुड आल्सो लाइक टू इम्प्रूव एग्जिस्टिंग, जो भी जितने भी आसियान के डिस्प्यूट सेटलमेंट है, ठीक है। मैंने जो अभी वही बताया, सिक्योरिटी कम्युनिटी का जो काम है कि अगर कोई लड़ाई वड़ाई हो रही है तो उसको सुलझाना, तो ये भी उस चीज़ में काम करती है रिलेटेड टू इकोनॉमी, ठीक है। अगर इकोनॉमिक कोई डिस्प्यूट है तो उसको काम करने का, मतलब उसको सुलझाने का काम किसका? इकोनॉमिक कम्युनिटी का। और अगर कोई लड़ाई वड़ाई वाले जो डिस्प्यूट्स होते हैं, डिस्प्यूट्स मीन्स जो लड़ाइयाँ होती है, ठीक है, तो उसको सुलझाने का काम किसका है? सिक्योरिटी कम्युनिटी का। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। इसके बाद आसियान ने फोकस करा है फ्री ट्रेड एरिया पे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, फ्री ट्रेड एरिया FTA, ठीक है, फॉर इन्वेस्टमेंट के लिए, लेबर के लिए और सर्विसेज के लिए। FTA होते हैं जैसे कि आप अपना जो एरिया है उसको फ्री बना देते हो, ठीक है। जैसे हम कभी कोई चीज़ भेजते हैं किसी और देश में, या फिर दूसरे देश से हमारे देश में कोई चीज़ आती है, तो उस पर क्या लगती है? इम्पोर्ट ड्यूटीज़ या एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ लगती हैं, ठीक है। तो जब आप ये एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ड्यूटीज़
हटा देते हो तो उसको हम बोलते हैं फ्री ट्रेड एरिया। फ्री ट्रेड एरिया का मतलब ये नहीं कि आपको फ्री फंड में आप व्यापार कर रहे हो और फ्री में मिल रहा है सामान, वो चीज़ नहीं। जस्ट जो तरीफ बैरियर्स होते हैं, जो भी लाइसेंसिंग और ये सब चीज़ें लगी होती है, टैक्सिंग वैक्सिंग वाली चीज़ें, वो हटा देना, ताकि जो व्यापार है वो बहुत बड़े ही आसानी से हो सके, ठीक है। तो फ्री ट्रेड एरिया इन्होंने फोकस करा है उस चीज़ पे, ठीक है। और खासकर किसके साथ, यूएस और चाइना जो है, इन्होंने तो यहाँ तक कि आसियान में एफटीएज की तरफ कदम बढ़ा भी लिया और आसियान में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट भी कर चुके हैं ये यूएस और चाइना, ठीक है। सब चीज़ें याद रखनी है आपको। इसके बाद आसियान का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है टॉपिक, विजन 2020, ठीक है। तो आसियान का जो विजन 2020 है, ये डिफाइन करता है आउटवर्ड लुकिंग रोल ऑफ आसियान, कि अब जो आसियान है, जो सिर्फ एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन थी जो अपने ही देशों पे ध्यान देती थी हमेशा से ही, शुरुआत से, ठीक है। अब ये जो संगठन है, ये दूसरी आउटवर्डनेस पर, यानी कि इंटरनेशनल कम्युनिटी पर भी ध्यान देना इसने शुरू कर दिया है। उस क्षेत्र में भी ये आगे बढ़ रहा है, ठीक है। इसने आसियान की जो पॉलिसी है, ठीक है, दिस बिल्ड्स ऑन द एग्जिस्टिंग, जो आसियान की पॉलिसी है, इनकरेज करना नेगोशिएशन को, यानी कि बातचीत करके जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो भी लड़ाई झगड़े हैं, उनको सुलझाना। डायरेक्ट वॉर नहीं करनी, ठीक है, कि आप बमबारी फेंक रहे हो फुल, ठीक है, तो पबजी वाले काम नहीं करने। जस्ट आपको बातचीत करके बहुत सारे मुद्दे होते हैं सुलझे जा सकते हैं, ठीक है। दस जो आसियान है हैज़ मैंडेटेड द, तो इस तरीके से इस पॉलिसी को यूज़ करके जो कैम्बोडियन कॉन्फ्लिक्ट था, ठीक है, ये मतलब इसके बारे में डिटेल में नहीं दे रखा है, जस्ट आप याद कर सकते हो कि कैम्बोडियन कॉन्फ्लिक्ट और ईस्ट टाइमर क्राइसिस, ठीक है, इन चीज़ों को भी इन्होंने सुलझाया है जस्ट बातचीत करके, ठीक है। ये बहुत बड़े बड़े मुद्दे थे जिनको इन्होंने सिर्फ बातों के जरिए, ठीक है, एक दूसरे से जस्ट मिल के मीटिंग्स करके, ठीक है, बातें करके और इन मुद्दों को सुलझा लिया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये लोग क्या करते हैं, अपनी जो कॉपरेशन है, एक दूसरे में बातचीत करके बहुत सारी चीज़ों को सुलझाते हैं, ठीक है, आराम से मिलजुल कर रहते हैं एक पूरे ही, एक तरीके से हम कह सकते हैं संगठन में, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट आसियान के फ्लैग पे। आसियान का फ्लैग किस तरीके का है, यहाँ पे देखो, ये डबल सर्कल में एक फ्लैग बना रखा है, ठीक है। इसके अंदर ये जो होते हैं ना, चावल की जो खेती होती है, उसमें जो एक वो निकलता है अलग सा, मतलब इस तरीके का होता है वो, है ना। तो उससे बना के ये 10 बना रखे हैं, ठीक है। 10 पैडी की, हम क्या, पैडी मीन्स राइस, ठीक है, चावलों की जो खेती होती है उसके स्टॉक्स हैं, ठीक है। ये आसियान का लोगो है। ये जो 10 है, ये एक तो रिप्रेजेंट करते हैं 10 कंट्रीज़ को जो आसियान में है, ठीक है। इसमें आप काउंट भी कर सकते हो, 10 है, ठीक है। सो 10 जो कंट्रीज़ हैं उनके बीच में जो फ्रेंडशिप है, यानी दोस्ती है, उसको ये लोग रिप्रेजेंट करता है इनका ये फ्लैग, ठीक है। और ये जो सर्कल है, ये पूरा का पूरा जिसने इसको घेरा हुआ है, ये रिप्रेजेंट करता है यूनिटी को, यानी कि इनकी एकता को, ठीक है। तो इसका भी फ्लैग आपको याद रखना है कि क्या सिस्टम है इसके फ्लैग का, और जो हमारा यूरोपीय संघ था उसके भी फ्लैग को आपको याद रखना है, ठीक है। सो ये हमारे दो बहुत इंपॉर्टेंट, हमारे एक तो यूरोपीय संघ और दूसरा आसियान, ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके ऊपर क्वेश्चन बनता ही बनता है, ओके। सो इसके बाद हम आते हैं ब्रिक्स पर, ठीक है। तो हमारी पहली ऑर्गेनाइजेशन हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी अब आती है हमारी ब्रिक्स, ठीक है। तो जो ब्रिक है, ये कोई ज़्यादा बड़ा इसमें टॉपिक नहीं दे रखा, तो छोटा सा ही है, ठीक है। ब्रिक वॉज फाउंडेड इन 2006। ब्रिक को कब खोजा गया था, 2006 में, और कहाँ पर, रशिया में, ठीक है। रशिया में इसको फाउंड किया गया था। और ये जो टर्म है ब्रिक्स का मतलब, ठीक है, ब्रिक्स का मतलब होता है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ठीक है। बी से ब्राज़ील है, आर से रशिया है, आई से इंडिया है, सी से चाइना है और एस से साउथ अफ्रीका है। अब देखो, इसमें एक ध्यान रखने वाली चीज़ क्या है कि जो BRIC है, पहले साउथ अफ्रीका इसमें मेंबर नहीं था, ठीक है, एस नहीं था। ब्रिक को फाउंड किया गया था 2006 में, कहाँ पर, रशिया में, सिर्फ ब्रिक को। और उसके बाद जो साउथ अफ्रीका था वो ब्रिक्स में कब जाके मिला, 2009 और 10। इसमें थोड़ी कंफ्यूजन होती है, NCERT में 2009 दे रखा है और वैसे 2010 दे रखा है गूगल पे अगर आप सर्च मारोगे। सो अगर आपके ऑप्शन में सिर्फ 2009 आता है तो यू कैन टिक आउट, ठीक है, 2009। और अगर 2009 और 10 दोनों आ जाते हैं तो फिर आप 10 को टिक लगा सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स पे, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है ये, ठीक है। तो सबसे पहला तो इसका यही देखो, अधिकतर जो ऑर्गेनाइजेशंस बनी है उनका यही अधिकतर मतलब हम कह सकते हैं एम है कि कोऑपरेट करना एक दूसरे के साथ, ठीक है। और जितने भी इकोनॉमिक बेनिफिट्स होते हैं उनको आपस में बांटना, ठीक है। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना और साउथ अफ्रीका, ये जो 5 मिलके इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई है ब्रिक्स, इनमें क्या है, एक तो आप कोऑपरेट करोगे सारी की सारी कंट्रीज़ के साथ, आपस में मिलजुल कर रहोगे, और साथ ही साथ जितने भी बेनिफिट्स होते हैं ब्रिक्स को, वो सब आपस में मिल के बांटेंगे, ठीक है। जैसे होता है ना, घर में हम अगर कुछ लेकर आते हैं तो हम क्या कहते हैं, सारे भाई बहन मिलकर बांटेंगे, ठीक है, बराबर बराबर। जैसे अगर आप पिज़्ज़ा की 4 स्लाइस लेते हो, 4 बंदे हैं तो चारों में एक एक बटेगी, उस तरीके से, ठीक है।
उसके बाद नॉन इंटरफेरेंस, एक दूसरे की ये वही सेम चीज़ कि इंटरनल पॉलिसीज में आपको इंटरफेयर नहीं करना, ठीक है, कि आप हर किसी मुद्दे पे क्या कर रहा है तू, ये वो, तो मतलब हर किसी चीज़ में आप इंटरफेयर नहीं कर सकते दूसरी वाले देश को, ठीक है। तो नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल पॉलिसीज, कोई देश क्या कर रहा है उसमें आपको दखल अंदाजी नहीं करनी, ठीक है, ऑफ ईच नेशन, और म्यूचुअल इक्वालिटी बना के रखनी है, समानता रखनी है। ये नहीं कि आप किसी एक कंट्री को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो या दूसरी को दे ही नहीं रहे, तो ऐसे नहीं करना। 5 कंट्रीज हैं इसमें, तो पांचों को ही इक्वल इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखने वाली चीज़ है, वो है 11th कॉन्फ्रेंस, ठीक है। 11th कॉन्फ्रेंस जो थी ब्रिक्स की, वो कब हुई, कहाँ पर हुई थी? वो हुई थी ब्राज़ील में, ठीक है। और कब हुई थी? 2019 में हुई थी। जो किसने चेयर करी थी? एक होता है ना लीडर, जो मतलब थोड़ी अनाउंसमेंट करता है, होस्ट जिसे हम बोलते हैं, तो वो कौन था? ब्राज़ील का जो प्रेसिडेंट थे जेर बोल्सोनारो, वो वहाँ के प्रेसिडेंट थे, ठीक है। तो 11th कॉन्फ्रेंस हुई थी 2019 में ब्रिक्स की। कहाँ पर हुई थी? रशिया में हुई थी। और उसको जो वो है कंडक्ट है, वो किसने कराया था? ब्राज़ील प्रेसिडेंट जेर बोल्सोनारो ने, ओके। अब देखो, सीयूटी वाले जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको हर एक चीज़ लेटेस्ट का भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमने 11th कॉन्फ्रेंस की तो बात कर ली। अब बात करते हैं सबसे लेटेस्ट जो ये तो अभी आई थिंक हमारी जो एनसीईआरटी है उसमें दे रखी है, वो पुरानी एनसीईआरटी है, ठीक है। तो जो अभी लेटेस्ट समिट हुई है वो हुई है 2022 में, ठीक है। अभी क्या चल रहा है? 2023 चल रहा है। तो 2022 में 14th ब्रिक्स समिट हुई है, ठीक है। और जिसका होस्ट कौन था? चाइना। और कहाँ पर हुई थी ये? बीजिंग में। तो आपको फर्स्ट एंड लास्ट तो याद रखनी है, और एक जो बीच में एनसीईआरटी की दे रखी है वो भी आपको याद रखनी है। तो लास्ट अभी जो हुई है वो है बीजिंग में, ठीक है। किसने होस्ट करी थी? चाइना ने। और कौन सी वाली थी? 14th ब्रिक्स समिट थी। कब हुई थी? 2022 में। 11th वाली कब हुई थी? 2019 में। और उसमें कौन थे चेयरपर्सन? ब्राजीलियन प्रेसिडेंट जेर बोल्सोनारो। और फर्स्ट का तो आपको याद रखना ही रखना है, फर्स्ट कहाँ पर हुई थी? रशिया में हुई थी, ठीक है, मतलब जब फाउंड करा गया था ब्रिक्स को, ओके। ओके, सो अब हमने जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस थी वो तीनों की तीनों ऑर्गेनाइजेशन हमने कर ली हैं। अब हम करते हैं कंट्रीज, ठीक है, कि कौन कौन सी जो अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर में जो कंट्रीज थी वो निकल कर आई। सबसे पहले हम बात करेंगे चाइना की, ठीक है। चीन, जिसके साथ हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स भी चलते रहते हैं, लड़ाइयाँ झगड़े भी चलते रहते हैं, और हिंदी चीनी भाई भाई वाला सिस्टम भी चलता रहता है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं चाइना की। चाइना के बारे में आप सबको ऑलरेडी पता होगा कि चाइना जो है वो एक बहुत ही अच्छी इकोनॉमी है वहाँ की, ठीक है, बहुत ही अच्छी अर्थव्यवस्था चलती है। और सबसे बड़ा जिसे हम कह सकते हैं मैन्युफैक्चर है चीज़ों का, ठीक है। हर किसी देश में आपको कोई ना कोई चीज़ चाइना की मिली जाएगी, मेड इन चाइना। और इंडिया में तो कहीं हद तक अधिकतर चीज़ें चाइना की आपको मिली जाएंगी, ठीक है। पेन से लेकर छोटी से लेकर बड़ी बड़ी चीज़ों तक चाइना की आपको मिल जाती है, ठीक है, जिसको हम लोकल भी बोलते हैं इंडिया की भाषा में, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि चाइना है क्या असलियत में, ठीक है। चाइना की जो इकोनॉमिक सक्सेस थी 1978 के बाद वो बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। यानी कि 1978 के बाद का जो चाइना है वो हम एक अलग तरीके से देखते हैं। 1978 में आई थिंक इन्होंने रिफॉर्म्स लेकर आए थे अपनी कंट्री में, जिसके बाद चाइना का रूप रंग आकार सब बदल चुका है, ठीक है। अब इसने क्या करा था? इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करा। रीजन मेक्स इट द ड्राइवर ऑफ ईस्ट एशियन ग्रोथ, देयर बाय गिविंग इट इनॉर्मस इन्फ्लुएंस इन रीजनल अफेयर्स। और ये क्या बन चुका है? ईस्ट एशिया जो है उसकी ग्रोथ के लिए एक ड्राइवर, मतलब ड्राइवर सीट पे बैठा हुआ है, फुल चला रहा है सबको, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा इसका इन्फ्लुएंस है अपने आसपास की कंट्रीज में, चाहे आप इंडिया ले लो, चाहे पाकिस्तान ले लो, अफगानिस्तान, हर किसी ये जो इसके आसपास की कंट्रीज है उसमें चाइना का बहुत ही हमें इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, ठीक है। यानी क्योंकि ये एक बहुत ही पावरफुल कंट्री है, ठीक है, आज के टाइम पे भी। उसके बाद इसकी जो स्ट्रेंथ है इसकी इकोनॉमी की, और बाकी सारे फैक्टर्स, जैसे कि यहाँ पे पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यानी कि अभी तक तो ये फर्स्ट नंबर पे था, बट अब कॉन्ग्रेचुलेशंस, हम इंडिया वाले आ चुके हैं पहले नंबर पे, ठीक है, पॉपुलेशन के मामले में। और इन्होंने अपनी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही कंट्रोल कर चुके हैं। पहले की अगर हम बात करें तो जो स्ट्रेंथ है इसकी इकोनॉमी के साथ, एक तो इसकी इकोनॉमी बड़ी अच्छी है, दूसरी चीज़ यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, मतलब आप बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद लैंड, एक तो आप देखोगे मैप में, अगर आप देखोगे तो चाइना बहुत बड़े एरिया में घिरा हुआ है ना, तो लैंड भी बहुत ज़्यादा है यहाँ का। उसके बाद यहाँ पे संसाधन भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। उसके बाद इसकी जो रीजनल लोकेशन है, एक तरफ इसके समुद्र है, दूसरी तरफ इसके लैंड है, ठीक है। इस तरफ मतलब कौन कौन सी चीज़ लगती है इसके साथ? इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर लगते हैं, और एक तरफ यहाँ पे समुद्र लगता है, ठीक है। तो समुद्र व्यापार भी कर लेता है ये, और जो लैंड वाला होता है वो भी कर लेता है। तो इसकी जो रीजनल लोकेशन है वो भी बड़ी तगड़ी जगह पे है, ठीक है। उसके बाद इसका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें मिलकर चाइना को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बड़ी सुपर पावर बनाती हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक कि वेरी इंपॉर्टेंट एक नंबर की चीज़ आती है कि
2040 तक इनका क्या एम है कि हम यूएस की जो पावर है उसको भी ओवरटेक कर लेंगे, यानी यूएस को भी पीछे छोड़कर ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने की सोच रहा है 2040 तक। ओके, अभी क्या चल रहा है 2023, तो ज़्यादा साल बचे नहीं है, इसका फुल प्लान चल रहा है 2040 तक हम यूएस को भी पछाड़ देंगे बिल्कुल ही। ठीक है, अब देखो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आते हैं। देखो चाइना की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी 1970s के बाद की, ठीक है, जो भी उसने इकोनॉमी में ध्यान दिया अपना सिस्टम। ठीक है, सबसे पहली चीज पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कब बनी थी? 1949 में स्टैब्लिश हुई थी। ठीक है, 1949 में। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, 1947 में हमें आज़ादी मिली थी 47 में, तो उसके 2 साल बाद ही पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है वो बना 1949 में। ठीक है, उस टाइम पे ये बहुत ही इकोनॉमिकली बैकवर्ड थे, यानी पिछड़े हुए थे। जैसे हमारा इंडिया था ना पिछड़ा हुआ बिल्कुल ही, जब हमें आज़ादी मिली थी कुछ भी नहीं था, सब लूट के ले गए थे अंग्रेज, तो उसी तरीके से ये भी बहुत ही पिछड़ा हुआ था। ठीक है, और इसने क्या करना शुरू करा, जो कैपिटलिस्ट लिंक वो थे, वर्ड्स थे, मतलब जितने भी जैसे कि यूएस और ये सब, इनसे अपने जो लिंक थे उसको बचा के रखने की कोशिश करी, कि मतलब ये नहीं चाहता था उनके साथ मिलना। ओके, तो इसने क्या करा, कम्युनिस्ट चाइना बनाने की सोची। यहाँ पर अब भी कम्युनिस्ट पार्टी चलती है ना। अब देखो, अब ये बहुत ही पिछड़ा हुआ था, इसके लिए बेचारे को क्या करना पड़ा, जो सोवियत यूनियन था ना उस टाइम पे, यूएसएसआर, उनसे एडवाइस और उनसे मदद भी लेनी पड़ी बहुत सारे मुद्दों पर, क्योंकि इनके पास रिसोर्सेज बड़े ही कम थे उस टाइम पे। ठीक है, आज के टाइम पे तो बहुत ही ज्यादा भाई, आज के टाइम पे तो मुकाबला ही नहीं है इसका। ठीक है, उसके बाद द मॉडल वॉज टू क्रिएट, इनका क्या मतलब था, ये चाहते थे कि हम हमारे ही कंट्री में एक बहुत ही बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगाएं और एग्रीकल्चर पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। ठीक है, सो द मॉडल वॉज टू क्रिएट अ स्टेट ऑन हैवी इंडस्ट्रीज। ठीक है, स्टेट के पास अच्छी हैवी इंडस्ट्री सेक्टर बनाएंगे हम। ठीक है, और कहाँ से बनाएंगे, जो भी हमें पैसे मिलेंगे एग्रीकल्चर से। ठीक है, तो ये इन्होंने एक एम लेकर चले ये। ठीक है, अब क्या हुआ, पहले इन्होंने शुरुआत में, जैसे हमने इंडिया ने क्या करा था, अपने आप को बंद करके रखा हुआ था, हम दूसरी कंट्री से व्यापार नहीं करते थे, हमने एक तरीके से अपने आप को आइसोलेट कर लिया था आज़ादी के बाद, क्योंकि हमें डर था कि कहीं और कोई कंट्री आके हम पे राज ना कर ले। उसी तरीके से चाइना ने भी क्या करा हुआ था, अपने आप को बंद करा हुआ था, मतलब कि वो चाहते थे कि हम पहले अपनी कंट्री में विकास कर लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद हम दूसरी कंट्रीज के पास जाएंगे। लेकिन अब ये जो इंडस्ट्रीज लगाने की इन्होंने सोची, उसके लिए इनको क्या चाहिए थे, रिसोर्सेज चाहिए थे, और रिसोर्सेज जितने भी हैं जैसे टेक्नोलॉजी और ये सब चीज़ें, वो दूसरे देशों के पास थी। तो उसके लिए इनको वहाँ से खरीदने के लिए किसकी ज़रूरत थी, फॉरेन एक्सचेंज की। फॉरेन एक्सचेंज होता है दूसरी कंट्री का पैसा। अगर आप किसी और कंट्री से कोई भी सामान खरीदते हो तो आपको उसी करेंसी में देना पड़ेगा। जैसे अगर आप अमेरिका से ले रहे हो कोई सामान, तो आपको डॉलर देने पड़ेंगे उसके लिए। ठीक है, सो फॉरेन एक्सचेंज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इस चीज़ के लिए, टेक्नोलॉजी को बाय करने के लिए। ठीक है, और जितने भी सामान है उनको खरीदने के लिए वर्ल्ड मार्केट में। ठीक है, तो इस वजह से चाइना ने डिसाइड करा कि हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे सामानों को, लेकिन जो डोमेस्टिक गुड्स हैं वो हम अपने ही कंट्री में बनाएंगे। ठीक है, जो चीज़ें वो अपनी कंट्री में बना सकते थे वो अपनी कंट्री में बनाई इन्होंने, और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इन्होंने दूसरी जगहों पर भी सामान बेचा। ठीक है, अब देखो, अब ये जो इनकी पॉलिसी थी चाइना की, उससे चाइना को क्या बेनिफिट्स हुए। ठीक है, यानी कि चाइना को उससे क्या फायदे हुए। ठीक है, तो जो 1970s के बाद इन्होंने पॉलिसीज अपनाई थी, सबसे पहली चीज़ तो इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगाने की वजह से एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा मिली लोगों को। ठीक है, जो रोजगार वाला सिस्टम था वो तगड़ा हो गया। ठीक है, सब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली, और सोशल वेलफेयर भी हुआ, यानी कि लोगों का भला हुआ। अब पैसे होंगे तो आपका भला भी तो होगा ना, है ना, आप बहुत सारे सामान भी खरीद सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, तो एक तो एम्प्लॉयमेंट मिली, दूसरा सोशल वेलफेयर हुआ। ठीक है, सभी के सभी सिटीजन को। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, चाइना ने बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया है अपने सिटीजन्स को एजुकेट करने में और उनकी हेल्थ पे। ठीक है, यानी कि उनके स्वास्थ्य पर और उनकी जो पढ़ाई लिखाई है उस पर बहुत खर्चा किया, ताकि देखो किसी भी कंट्री के अगर जो लोग होते हैं वो एजुकेटेड होंगे, पढ़े लिखे होंगे, और साथ ही साथ अगर उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा तो इससे क्या होता है, फ्यूचर में जाके बहुत सारे फायदे होते हैं एक कंट्री को। ठीक है, तो इसलिए अधिकतर जो कंट्रीज होती हैं वो इस चीज़ पर ध्यान देने की कोशिश करती हैं, और हमारी कंट्री भी आज के टाइम पे यही चीज़ कर रही है। ठीक है, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स खोलना, ये सब चीज़ें सिर्फ इसी के अंडर आती है। ठीक है, नई एजुकेशन पॉलिसी लाना, सारी चीज़ें एजुकेशन के लिए ही करी गई हैं, और हेल्थ फैसिलिटीज़, तो ये दोनों चीज़ों पर चाइना वालों ने बहुत ज़्यादा मात्रा में ध्यान दिया था। ठीक है, इसकी वजह से जो इकोनॉमी थी चाइना की वो क्या हुई, 5-6% के हिसाब से बढ़ रही थी। ठीक है, अब अगर हम बात करें, लेकिन जो एनुअल ग्रोथ थी पॉपुलेशन की वो 2-3% पर ही अटकी हुई थी। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या था कि इतनी अच्छी इकोनॉमी होने के बावजूद जो ये इनके अपने देश में जो लोग थे उनके पेट नहीं भर पा रहे थे। ठीक है, सब लोगों की जो नीड्स हैं वो पूरी नहीं हो पा रही थी। ठीक है, इतनी अच्छी इकोनॉमी होने के बावजूद भी, क्योंकि पॉपुलेशन बड़ी ज़्यादा थी। ठीक है, जो हमारी कंट्री में सिस्टम है कि आपको क्या है, मतलब अगर आपको जॉब चाहिए है ना, तो जॉब के लिए सारे के सारे भीख मांग रहे हैं कि भाई मिल जाए मिल जाए मिल जाए, बट स्टिल नहीं मिल पा रही, बिकॉज पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है ना। अब देखो, इसकी जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी उसके क्या
मतलब फ़ायदे नहीं हुए, ठीक है, क्या नुकसान थे। सबसे पहली चीज़ जो एनुअल ग्रोथ थी वो तो अच्छी हो रही थी, लेकिन जो पॉपुलेशन थी वो इस चीज़ को, मतलब हम पॉपुलेशन की जो नीड्स थी उसको पूरा नहीं कर पा रही थी चाइना की इकोनॉमी, ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो ये। उसके बाद एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो था वो इतना सफिशिएंट नहीं था, यानी कि जो फसल थी वो इतनी अच्छी नहीं हो पा रही थी कि वो इंडस्ट्रीज़ के लिए भी सरप्लस कर दे। सरप्लस मीन्स होता है कि एक तो आपको खाने को भी मिल जाए, ठीक है, और बेचने को भी मिल जाए और उसमें से भी बच भी जाए, तो वो चीज़ नहीं हो पा रही थी, ठीक है। इसकी जो प्रोडक्शन थी इंडस्ट्रीज़ की वॉज नॉट ग्रोइंग, तेज़ी से बढ़ भी नहीं रही थी जो प्रोडक्शन करी थी इंडस्ट्रीज़, ठीक है, जो भी बना रही थी। और इंटरनेशनल ट्रेड जो था यानी दूसरे देशों में व्यापार करना वो भी बहुत कम था, ठीक है। और पर कैपिटा इनकम होती है देश की एक पर पर्सन के हिसाब से उसकी इनकम, ठीक है, तो वो भी बहुत ज़्यादा कम थी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हुई। अब देखो, अब नई इकोनॉमिक पॉलिसी ये लोग लेकर आए 1970s में, ठीक है। हम पिछली वाली की बात करते हैं 1970 से पहले की, तो 1970s में ये अब नई इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर आए क्योंकि पहली वाली अच्छी खासी नहीं चली, ठीक है। इसमें जो लीडरशिप था, जो भी मतलब लीडर थे उस टाइम पे, उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए 1970s में, ठीक है, 1970s के बाद के, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इसकी वजह से चाइना ने अपनी जो इंडस्ट्रीज, मतलब जो अपनी पूरी की पूरी इकोनॉमी थी उसको खोला, ठीक है। आइसोलेशन पे थे ये पहले तो, ठीक है, जैसे कोरोना के टाइम पे क्या कर रहे थे, सबको कमरे में बंद कर रहे थे, तो वैसे ये बंद हो रखे थे, मतलब दूसरी कंट्रीज से इतना व्यापार वपूर नहीं करते थे। लेकिन अब चाइना ने क्या करा, अपने आप को खोलना शुरू करा, ठीक है। और अब क्या हुआ, जो दूसरी कंट्रीज थी उनके साथ भी रिलेशन बनाने शुरू कर दिए, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट के साथ इन्होंने कब रिलेशन बनाए, यूएस के साथ 1972 में, ठीक है, याद रखना है 1972 में इन्होंने किसके साथ रिलेशन बनाए थे, यूनाइटेड स्टेट के साथ, यूएस के साथ, ठीक है। उस टाइम पे यहाँ के जो वो थे, जो लीडर थे वो थे ज़ोउ एनलाई। इन्होंने 4 मॉडर्नाइजेशन इम्पोज कर दिए। कौन कौन से, एक तो एग्रीकल्चर पे, इंडस्ट्री पे, तीसरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे और चौथा मिलिट्री पर। तो ये जो 4 चीज़ें थी, आपका ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस किस चीज़ों पर इन्होंने 4 मॉडर्नाइजेशन प्रपोज करे थे, या फिर किसने करे थे, तो ज़ोउ एनलाई ने करे थे। किस किस पे, एग्रीकल्चर पे यानी कि खेती बाड़ी जो होती है, कृषि, इंडस्ट्री यानी कि उद्योग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी जिसे हम बोलते हैं, और मिलिट्री यानी कि मिलिट्री को हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं, ठीक है। तो मिलिट्री पे कब करे थे, 1973 में, वेरी इंपॉर्टेंट। 1972 में इन्होंने, मतलब अब लाइन से लगे पड़े हैं ये, 1970 के बाद फुल बौछार आ गई इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी की। जैसे कि 1972 में इन्होंने रिलेशन बना लिया, हाथ मिला लिया किसके साथ, यूएस के साथ। 1973 में 4 मॉडर्नाइजेशन लेकर आ गए। 1978 में इन्होंने क्या कर दिया, जो लीडर थे उस टाइम पे, डेंग जियोपिंग, ठीक है, लीडर्स याद रखने हैं। ज़ोउ एनलाई ने 4 वाला करा था सिस्टम, और ये जो डेंग जियोपिंग थे इन्होंने अनाउंस कर दी ओपन डोर पॉलिसी। पूछा जा सकता है कि ओपन डोर पॉलिसी किसने अनाउंस करी थी, तो वो कौन थे, जियोपिंग, ठीक है, डेंग जियोपिंग। एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म लेकर आ गई ये चाइना में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। ये देखो, ये 1978 में क्या हुआ था, डेंग जियोपिंग ने ओपन डोर पॉलिसी अनाउंस कर दी थी और रिफॉर्म लेकर आ गए थे चाइना में, ओके। अब ये जो रिफॉर्म थे बहुत ज़्यादा सफल हुए, ठीक है, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ी, ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स की वजह से, क्योंकि अब जो दूसरी देश की, मतलब जो दूसरे अलग अलग कंट्रीज़ हैं वो यहाँ पर क्या करिए, इन्वेस्टमेंट कर रही है, कैपिटल्स की और टेक्नोलॉजी की, ठीक है, दूसरे देशों से आ रही, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा फायदा हुआ चाइना को, और चाइना ने इंट्रोड्यूस करा अपने आप को मार्केट इकोनॉमी में, ठीक है। और चाइनीज डू नॉट, अब देखो इसमें एक और चीज़ बनती है कि चाइना जो थी उन्होंने भी तो यही चीज़ करी ना, कैपिटलिस्ट पे चले गए। लेकिन यूएसएसआर की अगर हम याद करें तो यूएसएसआर में क्या आ गया था, शॉक थेरेपी आ गई थी, जैसे यूएसएसआर खत्म हुआ था और उन्होंने क्या कर दिया था, अपनी कम्युनिस्ट जो भी इकोनॉमी चलती थी उसको कैपिटलिस्ट में ले गए थे, है ना, पूंजीवादी समाज बना दिया था। तो उसमें शॉक थेरेपी आ गई थी क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज थी उनको औने पौने दामों पर बेच दिया था। लेकिन चाइना में ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इन्होंने धीरे धीरे करके सीढ़ियाँ चढ़ी, है ना, ऐसा नहीं करा कि बिल्कुल ही सीधा ही फर्स्ट सीढ़ी से सीधा ऊपर वाले पहुंच गए, आराम आराम से इन्होंने सारी चीज़ें करी, ठीक है, बिल्कुल धीरे धीरे करके, इसलिए यहाँ पर शॉक थेरेपी जैसी चीज़ नहीं आई। उसके बाद इन्होंने सबसे पहले क्या करा, प्राइवेट, जैसे अब क्यों नहीं आई, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने प्राइवेटाइजेशन करा एग्रीकल्चर करने की, एग्रीकल्चर को प्राइवेट हाथों में दिया, कब, 1982 में, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट ये वाली चीज़ सीयूटी के लिए, कि प्राइवेटाइजेशन इन्होंने कब किया था एग्रीकल्चर, कृषि का जिसे हम बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन करने को, कि प्राइवेट हाथों में दे दिया, ठीक है, 1982 में। उसके बाद 1982 के बाद 1998 में जाके इन्होंने इंडस्ट्रीज़ को प्राइवेटाइजेशन किया, यानी कि इंडस्ट्रीज़ को भी प्राइवेट हाथों में दिया। तो ये डेट याद रखिए, 1982 में एग्रीकल्चर के लिए और 1998
इंडस्ट्रीज़ के लिए, ठीक है। उसके बाद जितने भी ट्रेड बैरियर्स थे, जो भी रोकें लगा रखी थी, ठीक है, कि आपको अगर आपको कोई चीज़ व्यापार करना है चाइना में तो आपको इतने टैक्स वैक्स देने पड़ेंगे एंड फलाना फलाना चीज़ें, तो ये सब हटा दिया और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बना दिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स पूछ लिया जाए किसने बनाए थे, चाइना की कंट्री ने बनाए थे, ठीक है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स यानी कि कुछ एक जगह दे दी आपको, ठीक है, दूसरी कंट्रीज़ को इतनी जगह दे दी कि आप हमारी कंट्री में इस जगह पर अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, उद्योग लगा सकते हो, इंडस्ट्रीज लगा सकते हो, जो मर्जी करो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें करी, जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करी अपनी इंडस्ट्रीज़ की और इंटरप्राइज लगाए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगाई, ठीक है। अब इससे क्या क्या फ़ायदा हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट, इससे बहुत सारे फ़ायदे हुए, ठीक है, चाइना वालों को। सबसे पहली चीज़ तो जो स्टैग्नेशन थी, यानी इनकी जो इकोनॉमी एक जगह पे रुक गई थी, वो अब धीरे धीरे करके बढ़नी शुरू हो गई, ठीक है। उसके बाद ये जो प्राइवेटाइजेशन करा था इन्होंने एग्रीकल्चर का, यानी प्राइवेट हाथों में दे दिया था एग्रीकल्चर को, उससे बहुत ही ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हुआ, ठीक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या कहते हैं हम, फसलें हुई, ठीक है। और रूरल इनकम्स जो, क्योंकि गांव में होता है ना अधिकतर एग्रीकल्चर, तो है ना, कृषि खेती बाड़ी कहाँ पर करते हो आप, गांव में करते हो, तो वहाँ पर जो लोग थे उनकी इनकम भी बढ़ी, ठीक है। उसके बाद जो लोगों की सेविंग थी वो भी बढ़ी। देखो, अगर किसी कंट्री की सेविंग बढ़ रही है, इसका मतलब वो कंट्री तरक्की कर रही है, क्योंकि जो सेविंग होती है वो हम कब करते हैं, जब हमारे पास इतने पैसे होते हैं कि हमारे खाने के जो चीज़ें हैं, जो नीड्स हैं वो पूरी हो रही हैं। उसके बाद आपको अगर कोई ऐशो आराम वाली चीज़ चाहिए वो भी पूरी हो रही है। उसके बाद जो पैसे बचेंगे वो तो आप सेव ही करोगे ना, हर चीज़ थोड़ी खर्च दोगे। अगर आप हर चीज़ खर्च रहे हो, जितने पैसे मिल रहे हैं, अगर आपको 100 की इनकम है, आप 100 रुपये ही खर्च दे रहे हो, सो इट विल बी वेरी फुलिश, ठीक है, बहुत ही बेवकूफ़ी होगी अगर आप देखोगे, ठीक है। तो सेविंग्स जो है वो इनकी बढ़नी शुरू हो गई, ठीक है, रूरल इकोनॉमी की, और इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ हुई रूरल इंडस्ट्री में। रूरल होता है गांव वाली इंडस्ट्रीज, ठीक है। इसके बाद चाइना की जो इकोनॉमी थी, बोथ इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर, ये बहुत ही फास्टर रेट पे बढ़े, यानी कि बहुत ही तेज़ी से ये क्या कर रहे थे, ग्रो कर रहे थे। यानी एग्रीकल्चर भी ग्रो कर रहा है और इंडस्ट्रीज भी ग्रो कर रही है, ठीक है, दोनों पर इन्होंने ध्यान दिया। उसके बाद जो नए ट्रेडिंग लॉस थे, जो ये कानून लेकर आए थे नए व्यापार करने के, उससे भी इनको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, ठीक है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जो चाइना है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन होता है एक जगह है, मतलब एक हम कर देते हैं ना, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के लिए, यानी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में जो दूसरी कंट्रीज़ है वो आकर इन्वेस्टमेंट करती है चाइना में, ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है चाइना इन FDI के लिए। FDI मीन्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। उसके बाद इसका जो फॉरेन रिजर्व है, अब देखो दूसरी कंट्रीज आकर यहाँ पर अपनी इंडस्ट्री लगाती है तो इनके पास पैसे भी तो आएंगे ना, है ना, पैसे भी तो लेंगे कि आप इंडस्ट्री लगाओ। जैसे किराए पे एक तरीके से हम देते हैं किसी को, तो वो पैसे देते हैं ना आपको बदले में आपकी जगह पर रहने के लिए, तो वैसे ही जो दूसरे देशों से इतनी सारी इन्वेस्टमेंट आ रही है तो वो पैसे देते थे, तो उसकी वजह से इनका जो फॉरेन एक्सचेंज था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, वो भी फुल भंडार लग गया, खजाने इनके भरी जाते, ठीक है। और अब ये क्या कर सकते थे, इनके पास अब पैसे थे तो ये इन्वेस्टमेंट कर सकते थे दूसरी कंट्रीज में, जैसे दूसरी कंट्रीज इनकी कंट्री में करी है, वैसे इनके पास भी इतने पैसे थे कि दूसरी कंट्रीज में करे। और चाइना जो है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी एक 1 पॉइंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, CVT के लिए, ठीक है। चाइना का जो एक्सेशन था WTO में, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, ये कब हुआ, 2001 में, यानी कि चाइना को आप ऐसे याद रख सकते हो, WTO में इसने ज्वाइन करा 2001 में, WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और इस तरीके से जो चाइना है उसकी इकोनॉमी अब ग्रो ही करी जा रही थी, ठीक है। इसके बाद कुछ ड्रॉबैक्स भी है, यानी कि कुछ अब ये वाली जो पॉलिसी थी इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स निकल कर आए। सबसे पहली चीज़ तो बहुत ज़्यादा मात्रा में इन्होंने मशीन्स का यूज़ करा, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, यानी कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा देखने को मिली चाइना में, ठीक है। 100 मिलियन पीपल जो थे वो क्या हो गए, जॉब इधर से उधर डोल रहे थे ढूंढने के लिए, ठीक है, इनके पास जॉब ही नहीं थी। उसके बाद अगर आप फीमेल एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो उनकी जो कंडीशंस थी, यानी कि अगर आप महिलाओं को जो रख रहे हो काम पे, तो उनकी जो कंडीशन थी इतनी बुरी थी, मतलब इतनी गंदी तरीके से वो बेचारियां काम कर रही होती थी 12-12 घंटे, 24-24 घंटे, और वैसे भी बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन थी, ठीक है। उसके बाद इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा हुआ, इंडस्ट्रीज लगा रहे हो तो उससे पर्यावरण को तो नुकसान होगा ही, तो वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में हुआ। करप्शन बहुत ज़्यादा देखने को मिला, भ्रष्टाचार जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। और इन सब चीज़ों की बावजूद भी, लेकिन जो इकोनॉमी थी उसकी वजह से क्या हुआ, जो रूरल और अर्बन रेजिडेंट्स हैं, यानी कि जो गांव में रहते हैं और जो शहर में रहते हैं लोग, उनके बीच की जो खाई थी वो और ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है, क्योंकि जो गांव में रहने वाले लोग थे वो और ज़्यादा गरीब रह गए, और जो शहरों में रहने वाले लोग थे उनको बहुत ज़्यादा ही बेनिफिट हो गया, बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी हमें देखने को मिली, ओके। अब हम बात करते हैं चाइना एज एमर्जिंग ग्लोबल एंड इकोनॉमिक पावर की, कैसे ये चाइना जो है एक
तरीके से हम कह सकते हैं पावर के रूप में निकल कर आया, ठीक है। तो चाइना ने जब अपनी इकोनॉमी का इंटीग्रेशन कर दिया था इंटरडिपेंडेंसीज के साथ, जैसे कि यूएस के साथ, और अपना ट्रेड पार्टनर बन गए ये बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ, ठीक है, ट्रेडिंग करनी शुरू कर दी, व्यापार करना शुरू कर दिया, तो उससे इसकी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुई, ठीक है। ओके, सो इसके बाद हम बात करते हैं इंडिया और चाइना के रिलेशंस की, ठीक है, कि इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, क्या रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है वाला सीन, ठीक है। सो जो इंडिया और चाइना है ये बहुत ही ग्रेट पावर्स हैं, कहाँ पर, एशिया में ये नहीं दोनों कंट्रीज, यहाँ पे चाइना है, यहाँ पर इंडिया है, ठीक है। तो ये दोनों ही कंट्रीज एशिया की बहुत ही ग्रेट पावर्स हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा पावर है इनके पास। एक बहुत ही फेमस स्लोगन है इन दोनों के लिए, मतलब था, अब तो नहीं रहा, ठीक है, हिंदी चीनी भाई भाई, बहुत ही मशहूर था ये स्लोगन, ठीक है। इस नाम से इन दोनों को याद किया जाता था कि दोनों जो हिंदी चीनी लोग हैं वो भाई भाई की तरह रहते हैं, ठीक है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, इन दोनों में लड़ाई झगड़े देखने को मिले, और 1962 में लड़ाई भी हो गई थी, वॉर छिड़ गई थी, ठीक है। उसके बाद से हमारे जो रिलेशन थे चाइना के साथ ये बहुत खट्टे खट्टे रहने लग गए, ठीक है। उसके बाद इंडिपेंडेंस जब इन दोनों देशों को आज़ादी मिली, तो इसके बाद से ही दोनों जो स्टेट थे इनके बीच में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिले, ठीक है, लड़ाई झगड़े। जैसे मैंने आपको बताया भी कि जैसे तिब्बत पे जब ये हमला करने वाले थे, आपने ये दूसरी बुक में बहुत डिटेल में पढ़ा होगा ये सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। तो तिब्बत पर जब ये हमला करने वाले थे, मतलब कर रहे थे 1950 में, तो उस टाइम पे जो इंडिया था उसने उनकी हेल्प करी, ठीक है। उसके बाद हमारे इनके साथ हमारी लड़ाई चलती रहती है। 1962 में लड़ाई हो भी गई थी, जैसे कि मैंने बताया, किस चीज़ को लेकर, अरुणाचल प्रदेश में जो रीजन है उसको लेकर, और अक्साई चीन जो है लद्दाख में उसको लेकर, ठीक है। हमारे से सारे के सारे जमीन छीनने में लग रहते हैं, इधर पाकिस्तान लगा रहता है और उस तरफ कौन लगा रहता है, चाइना वाले, ठीक। ओके, सो 1962 में लड़ाई करने के बाद इन्होंने क्या करा, वापस से 1976 में अपने जो संबंध थे, जो रिलेशंस थे वो अच्छे करने चाहे, ठीक है। धीरे धीरे करके फिर अच्छे भी होने लग गए थे, ठीक है। अगर हम 1970s के बीच की बात करें, यानी 1975-76 वही चीज़, तो चाइना की जो पॉलिसी थी वो बहुत ज़्यादा क्या हो गई, प्रोग्रामेटिक हो गई और लेस आइडियोलॉजिकल, यानी कि दिमाग वाला सिस्टम कम हो गया और ये प्रोग्राम पे ज़्यादा ध्यान देने लग गए अपने, ठीक है। 1981 में बहुत सारी हमने मतलब इनके साथ लाइन वाइज बहुत हम कह सकते हैं इवेंट्स हुए, जिसमें हमने बातें करी, ठीक है। मतलब हमारे यहाँ के कुछ जाते थे लीडर्स और वहाँ के आते थे, ठीक है, चाइना के, तो बातें करी ताकि हमारे जो बॉर्डर इश्यूज हैं, ठीक है, वो सॉल्व हो सके। उसके बाद राजीव गांधी, वेरी इंपॉर्टेंट, राजीव गांधी 1988 में गए थे, ठीक है, चाइना में, दिसंबर 1988 में। वहाँ पर जाकर इन्होंने बहुत ही कोशिश करी इंडिया और चाइना के रिलेशंस को सही करने के लिए, और उसके बाद बहुत अच्छे हो भी गए थे, ठीक है। 1988 के बाद दोनों ही जो गवर्नमेंट है अब क्या करती है, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी पे ध्यान देती है, यानी कि शांति बनाए रखने पे ध्यान देती है ताकि हमारी लड़ाइयाँ ना हो पाएँ, ठीक है। उसके बाद दोनों ने ही कल्चरल एक्सचेंजेस, और मतलब कि एक दूसरे के कल्चर फॉलो करती हैं ये दोनों ही कंट्रीज़, ठीक है, और कॉपरेट करती हैं एक दूसरे के साथ, शांति बनाए रखती हैं। और कॉपरेशन किस चीज़ पर करती है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर बहुत ज़्यादा, ठीक है। और एक दूसरे के लिए ओपन करे हुए हैं बॉर्डर्स, ठीक है, पासेस एंड ये सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। खासकर ट्रेड के लिए, यानी कि आराम से यहाँ पर एक दूसरे में ट्रेड किया जा सकता है, लेकिन अभी आई थिंक बंद हो गया था बीच में, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें 1999 में, तो विद इंडिया चाइना ट्रेड जो है बहुत ही तेज़ी से ग्रो हुआ है, 30% पर ईयर के हिसाब से हमारा जो इनके साथ व्यापार है वो चल रहा है, ठीक है। इंडिया चाइना से बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करता है, ठीक है, मंगवाता है वहाँ से, क्योंकि जो चाइना है हमें पता ही है कि बहुत ही बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है, ठीक है, बहुत चीज़ें बनाते हैं ये लोग। उसके बाद बायलेटरल ट्रेड क्या होता है, दो कंट्रीज़ के बीच में जब ट्रेड एग्रीमेंट किया जाता है उसको बायलेटरल ट्रेड बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी हुआ इंडिया और चाइना के बीच में, ठीक है। और ये इंक्रीज़ हो गया $338 मिलियन जो 1982 में था, उससे अब कितना हो चुका है 2017 की अगर हम बात करें तो $84 बिलियन। ये जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए, ये कोई इतनी आप कंप्यूटर नहीं हो कि आप हर एक चीज़ ऐसे चीज़ें याद करोगे डाटा बेस्ड, ठीक है। तो ये जस्ट पढ़ने के लिए। उसके बाद एट ग्लोबल लेवल पे अगर हम बात करें तो इंडिया और चाइना जो है इन्होंने सेम पॉलिसीज अडॉप्ट करी हुई हैं, ठीक है। मतलब दोनों के यहाँ पर अधिकतर जो पॉलिसीज हैं वो सेम है, और इन्होंने क्या कर रखा है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ इनके अच्छे खासे लिंकअप है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा खत्म होता है चाइना। ओके, अब देखो हमारे छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं, बाकी जो हमने इतने बड़े बड़े टॉपिक थे वो हम खत्म कर चुके हैं, ठीक है। सो अब हम आते हैं जापान पे। जापान के आपने बहुत सारे ब्रांडों का नाम सुना होगा, जैसे सोनी, पैनासोनिक, कैनॉन, सुजुकी, होंडा, टोयोटा, मास्टा, इस तरीके के जो ब्रांड्स हैं बहुत सारे आपने सुने होंगे नाम, है ना, ऑलरेडी। तो वही चीज़ है कि जो जापान है वो हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए इनकी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में रेपुटेशन है पूरे के पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। ये बहुत हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ठीक है, फुल अच्छी खासी टेक्नोलॉजी यूज़ करके चीज़ें बनाते हैं ये लोग, ठीक है। उसके बाद
अगर हम बात करें चाइना की थोड़ी पर्सनल, तो जो चाइना है वहाँ पर बहुत कम मात्रा में नेचुरल रिसोर्स यानी प्राकृतिक संसाधन बहुत कम है, ठीक है, जापान में। और इतनी बड़ी कंट्री भी नहीं है ये, कोई बहुत छोटी कंट्री है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, जितनी बड़ी चाइना है और इंडिया की अगर हम बात करें तो उतनी बड़ी कंट्री भी नहीं है, ना ही यहाँ पर ज़्यादा रिसोर्सेज पाए जाते हैं। और अधिकतर जो चीज़ें होती है, जो कच्चा माल होता है, जो यूज़ किया जाता है चीज़ों को बनाने के लिए, वो यहाँ पर मिलता ही नहीं है, और ये दूसरी कंट्री से मंगवाती है, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद ये बहुत ही डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है। ये डेवलप्ड उसमें नहीं आती, डेवलपिंग कंट्री में नहीं आती, डेवलप्ड कंट्री है ये, यानी कि विकसित हो रखी है ऑलरेडी। जैसे हमारी कंट्रीज है ना विकासशील कंट्रीज, लेकिन ये ऑलरेडी विकसित कंट्री है, ठीक है। तो आप सोचने वाली बात है कि कितनी ज़्यादा मतलब अनोखी चीज़ है कि बिना किसी चीज़ के होते हुए भी ये अपने आप को इतना ऊपर लेकर आए हैं, है ना। इवन देन इट प्रोग्रेस रैपिडली, यहाँ तक कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उसके बाद इन्होंने बहुत ही तेज़ी से अपने देश में विकास करा है, ठीक है। और जापान, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आते हैं, इस सीयूटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1964 में जापान किसका मेंबर बन गया था? OECD का। OECD की फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है, याद रखनी है। सो इसका मेंबर कब बना था? ये 1964 में। उसके बाद जापान की जो इकोनॉमी है वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है पूरे वर्ल्ड में। फर्स्ट नंबर पे कौन आता है? यूएस। सेकंड नंबर पे कौन आता है? ईयू जो यूरोपीय संघ है। और थर्ड नंबर पे कौन आता है? जापान, ठीक है। तो 2017 की अगर हम बात करें तो इसकी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है पूरे वर्ल्ड में। वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है ये, G7 का मेंबर है ये, ठीक है। जो G7 अभी G20 चल आने वाले ना, तो G7 का ये मेंबर अकेला एशिया का मेंबर है ये, ठीक है। उसके बाद 11th मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, अगर हम पॉपुलेशन के मामले में देखें तो 11th नंबर पे आता है ये, ठीक है। उसके बाद ये बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूटर है किसका? बजट का। जो यूएन में बजट दिया जाता है ना, पैसे वैसे देने पड़ते हैं आपको उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, कोई भी संगठन होता है उसको चलाने के लिए पैसे देने होते हैं, तो सबसे ज़्यादा कौन देता है? जापान, ठीक है, मतलब अधिकतर देता है, सबसे ज़्यादा तो नहीं। और ये जापान एक अकेला ऐसा देश है जिसने क्या सफ़र करा है? न्यूक्लियर बॉम्ब से डिस्ट्रक्शन। हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा भी हुआ है कि जो यूएस था उसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे हिरोशिमा और नागासाकी, जो कि 2 जगहें हैं कहाँ की? जापान की, उस पर बम फेंक दिए थे, ठीक है। तो इनको इस चीज़ के बारे में, मतलब ये जो डिस्ट्रक्शन थी ये फेस करनी पड़ी थी जापान को, उसके बावजूद ये इतना ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है। उसके बाद जापान की अगर हम सिक्योरिटी अलायंस की बात करें तो इसकी यूएस के साथ है। वाह, यूएस ने ही इस पर बम फेंके थे और उसके बाद खुद ही इसने सिक्योरिटी अलायंस भी किसके साथ बना रखी है? यूएस के साथ बना रखी है। ओके, सो 1951 में इन्होंने किसके साथ सिक्योरिटी अलायंस बनाई थी? अलायंस होता है जैसे कि आप वो बना लेते हो ना, गठ बना लेते हो, गठबंधन टाइप, ठीक है, कि भाई तू मेरी हेल्प करने वाला है चीज़ों में, या फिर अगर तेरे पे कुछ मुश्किल आएगी तो मैं तेरी हेल्प करूंगा, मेरी पे आएगी तो तू करेगा, ठीक है। तो उस तरीके से इन्होंने एक सिक्योरिटी अलायंस बनाई हुई है यूएस के साथ। कब बनाई थी? 1951 में। अब देखो आर्टिकल 9 जो है, जैसे इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें इन्होंने आर्टिकल 9 इनका क्या कहता है कि जापान के लोगों ने हमेशा के लिए ही जो वॉर है उसको त्याग दिया है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने बेचारों ने फेस करा है कि किस तरीके की डिस्ट्रक्शन होती है जब लड़ाई झगड़े होते हैं, युद्ध छिड़ते हैं, क्योंकि जो हिरोशिमा नागासाकी में इन्होंने देखा है खुद से। तो इन्होंने हमेशा के लिए ऐसी जो चीज़ है इसको त्याग दिया है, ये कभी भी वॉर मतलब करेंगे ही नहीं, ठीक है। और अगर इन पे कोई हमला होता है तो ये किसका है, किसकी हेल्प लेते हैं? यूएस की हेल्प लेते हैं, क्योंकि इसके साथ इनकी क्या है? सिक्योरिटी अलायंस है। उसके बाद अगर हम बात करें, देखो बेशक जो जापान है वो उसका मिलिट्री एक्सपेंडिचर यानी जो मिलिट्री पर ये खर्चा करता है सिर्फ और सिर्फ 1% करता है, सिर्फ 1%, ठीक है। क्यों? क्योंकि इन्होंने पहले से ही मना कर दिया कि हम कभी वॉर करेंगे ही नहीं, ठीक है, तो क्यों ही खर्चा करेंगे, तो सिर्फ ये 1% जो है खर्चा कर देता है ऐसे ही। फिर भी इनकी जो जीडीपी है, ठीक है, मतलब फिर भी इनकी जो मिलिट्री है वो कितनी है? 7th लार्जेस्ट है पूरे के पूरे वर्ल्ड में, 7th नंबर पे आती है इनकी मिलिट्री, जबकि सिर्फ और सिर्फ 1% देता है अपनी इकोनॉमी में से किसको? मिलिट्री को, ठीक है। तो ये हमने बात करी जापान की। अब हम आते हैं हमारे इंडिया पे। ओके, सो अगर हम इंडिया की बात करें तो सबसे पहली चीज़ तो इंडिया जो है 21वीं सदी का भारत, यानी जो अभी चल रही है 21वीं सदी का जो भारत है वो बहुत ही, हम कह सकते हैं अच्छी पावर, हम कह सकते हैं कि सुपर पावर निकल कर आया है पूरे विश्व के सामने, ठीक है। हम बहुत ही तेज़ी से अब विकास करें मल्टी डायमेंशनल वे में, हर तरफ से इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, मिलिट्री, हर तरह से हम विकास कर रहे हैं अपनी कंट्री का, ठीक है। हमारी जो कंट्री है इकोनॉमिकली, हमारा जो कल्चर है, हमारा जो इकोनॉमी है, आर्थिक व्यवस्था वो बड़ी अच्छी है। कल्चर की बात करें, हमारे देश में इतनी विविधताएं हैं, यानी कि इतने तरीके के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग त्यौहार, अलग अलग जिसे हम बोलते हैं खाना। तो ये जो कल्चर है हमारा बहुत ही बड़ा है, ठीक है। और हमारी जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, यानी कि जिस जगह पे हम हैं, हमारे नीचे कौन है?
समुद्र है, ठीक है, एक तरफ बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी, और एक तरफ क्या है, अरेबियन सी है, ठीक है, अरब सागर। तो और साथ ही साथ ऊपर की तरफ हम कंट्रीज से लॉक हो रखे हैं, ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज हमारे बॉर्डर पे अटकती हैं। तो जो हमारी स्ट्रेटेजी मतलब वो है, पोजीशन है जिस जगह पे हम हैं पूरे वर्ल्ड में, वो भी बड़ी अच्छी है। उसके बाद हमारी पॉपुलेशन जो है 125 करोड़ की जो हमारी आबादी है, ये सारी की सारी चीज़ें मिलकर इंडिया को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्री बनाती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारी जो इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो हमारी इंडिया का क्या टारगेट है कि हम 5 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ही ह्यूज मार्केट है हमारा, मतलब कॉम्पिटिटिव मार्केट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन देखने को मिलता है हमारे इंडिया में। उसके बाद बहुत ही पुराने जो कल्चर है, संस्कृति है, वो आज भी हमारे देश में जीवित है। 200 मिलियन जो लोग हैं हमारे देश के, वो अलग अलग जगहों पर बसे हुए हैं, ठीक है। आपको पता भी होगा, हर दूसरे घर में अगर आप जाओगे तो मेरे घर से ये गया हुआ है बाहर, मेरे घर से ये घर बाहर गया हुआ है। सो 200 मिलियन जो लोग हैं इंडिया के, वो बाहर जाके बसे हुए हैं, अलग अलग कंट्रीज में हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इंडिया की एक इन्फ्लुएंस होती है। जैसे अगर आप कहीं बाहर जाते हो तो आप बताओगे ना कि आई एम फ्रॉम इंडिया, ओके। सो इससे क्या हो रहा है, इंडिया फैल रहा है, ठीक है, हमारा जो एक हम कह सकते हैं नेटवर्क फैल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम मिलिट्री की बात करें इंडिया की, तो मिलिट्री जो है इंडिया की वो सेल्फ सफिशिएंट है, यानी कि हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मिलिट्री सेल्फ सफिशिएंट, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा हम कह सकते हैं अच्छी है, क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियर पावर भी है, ठीक है। तो हमारा कोई मुकाबला करता नहीं है ज़्यादा, मतलब हमसे कोई पंगे भी नहीं लेता, पाकिस्तान को छोड़ के पाकिस्तान लेता रहता है वैसे भी, लेकिन फिर भी हम वॉर में नहीं आते किसी के साथ, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हमसे टकराओगे तो हम भी तुम्हें फोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद जो मेक इन इंडिया है, जो अभी बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ चली थी ना, मोदी जी ने चलाई थी मेक इन इंडिया, ये जो स्कीम है ये भी एक तरीके से हम कह सकते हैं माइलस्टोन की तरह है इंडियन इकोनॉमी के लिए, ठीक है। ये भी एक बहुत अच्छी स्कीम थी, जिसकी वजह से हम साइंस और टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे चल रहे हैं, ठीक है। ओके, सो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है ये खत्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। थोड़ी सी लंबी हो गई होगी वीडियो, बट इट्स ओके। इसमें से कोई भी चीज़ कहीं से भी उठ के आ सकती है, सीयूईटी में भी एंड बोर्ड्स में भी, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। एंड इफ यू like this video, so like, share and subscribe. Thank you.